और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका कह सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, इसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, इसके बारे में मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगा आज की क्या सब्जेक्ट है, व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स, क्या है बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में, क्यों रिक्वायरमेंट है पढ़ने की, कौन कौन सा टॉपिक रहेंगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा आपके पास में, कहाँ कहाँ पे आप इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकली एप्लीकेशन देख सकते हो, वो सब चीजें देखेंगे। थियोरेटिकली कहाँ पर ये क्या इसका सिग्निफिकेंस है सब्जेक्ट का, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिल जाएंगी। आज बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी क्लास, आपको खुद से खुद आइडिया लगता रहेगा कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, बोथ फ्रॉम द एग्जाम पर्पस एज वेल एज फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्पस। ठीक है, सो जस्ट थोड़ा सा वेट कर रहे हैं 1-2 मिनट का, कि मेरे ख्याल से जैसे फर्स्ट क्लास है, कुछ लोग और आ रहे होंगे शायद, अभी जुड़ जाएंगे सब, तो उसके बाद अपना स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो एंड ऑडियो सबको क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है। देखिए, सो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, एज यू ऑल नो दैट कि द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट का नाम जो है आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर ब्रांच। सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं बोथ फ्रॉम द एग्जाम पर्पस एज वेल एज फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्पस, दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बेसिक आइडिया मैं दूंगा आपको इस लेक्चर में कि क्या है सब्जेक्ट, किस तरह से आगे 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 हम प्रोग्रेस करने वाले हैं, किस तरह से अपना सब्जेक्ट लेके चलेंगे, आपको पूरा का पूरा जानकारी मिल जाएगी आज। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम क्या है? द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। एंड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स होंगे, कुछ बेसिक पॉइंट हैं पहले जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो हम आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं, जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है थ्रू आउट द सब्जेक्ट। पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आपको अपने दिमाग में इन चीजों को लेके चलना है। जैसे कि सबसे पहले की बात क्या है कि आप लोग भी जानते हैं कि बेसिकली इस समय ऑफलाइन में तो बैठे नहीं है, हम लोग आमने सामने नहीं है, तो इंटरेक्शन का हमारे पास में कोई ऑफलाइन मोड नहीं है कि जो हम आमने सामने एकदम से डाउट क्लियर कर पाए। तो सबसे पहली बात तो आती है प्रॉब्लम डाउट की, कि सर डाउट कैसे ले सकते हैं। डाउट लेने के मैं आपको कई सारे ऑप्शन दे रहा हूँ, जो आपको तरीका ठीक लगेगा आप वो तरीका लेके चल सकते हैं। ठीक है, जो आपको तरीका ठीक लगेगा आप वो तरीका लेके चल सकते हैं। जैसे कि लेक्चर होता है आपका, सपोज लेक्चर जितनी भी देर का क्लास होगा आपका, क्लास के बाद में मैं आपका 5 मिनट 7 मिनट रुक जाऊंगा यहाँ पे। उस 5-7 मिनट में आपकी जो भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप मैसेज में बता दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे इस टॉपिक में हमें दिक्कत आई है, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आया, आप मैसेज में बता देना मुझे, मैं लास्ट में उसको सॉल्व कर दूंगा। 5-7 मिनट में आराम से आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी, तो आप आराम से 5 मिनट में, लास्ट में 7 मिनट में रुक के उसको पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें किसी तरह की। ये फर्स्ट तरीका है जिस तरह से आप अपने डाउट ले सकते हो। दूसरा तरीका क्या रहेगा? जैसे कि घर पे आप सपोज कोई टॉपिक का रिवीजन कर रहे होंगे, घर पे आप बैठ के किसी टॉपिक का रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ते पढ़ते घर पे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आपको आई, उसके लिए क्या आपके पास में रहेगा कि आप नेक्स्ट डे मेरे से क्लास में भी पूछ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर आपको इमीडिएटली अपना डाउट क्लियर करना है तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। मैसेज डालने के लिए आप टेलीग्राम कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। तो ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास में। फर्स्ट ऑप्शन क्या था? आप क्लास के बाद पूछ लीजिए मेरे से। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप मुझे मैसेज कर दीजिए, पर्सनल मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, आपका जो भी कोई किस तरह का प्रॉब्लम है उसको मैं मैसेज पे सॉल्व कर दूंगा, वहां पे आपको बता दूंगा मैं उसके बारे में। और क्या होता है बाकी, आप अपना जो वॉइस है बेसिकली आप बोल भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, माइक्रोफोन अनम्यूट करके आप जो भी कोई किस तरह का अगर इंटरेक्शन करना चाहें तो बीच में कर सकते हैं, बट हाँ आमने सामने नहीं दिखाई देंगे इस समय हम। बट कोई नहीं, वो हम इस तरह से लेके चलेंगे सब्जेक्ट को कि आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि हाँ हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं फिर ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतने अच्छे तरह से हम इसको लेकर जाएंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के खत्म होने तक ये सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है सिविल इंजीनियरिंग में। ऐसे बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि सब्जेक्ट जब वो पूरा पढ़ लेते हैं सॉइल मैकेनिक्स, तो सॉइल मैकेनिक्स उन लोगों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है पूरे के पूरे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें से। सबसे पहले मैंने आपको डाउट के बारे में बताया। डाउट के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास के बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास के बाद में पूछ सकते हैं, कोई जैसे भी आपको फिजिबल लगे आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अब बात आती है दूसरी नोट्स की। सिर्फ नोट्स मेकिंग कैसे करेंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे हम, नोट्स वाला पॉइंट आता है सेकंड पॉइंट। नोट्स के लिए मैं आपको बताऊं, देखो जो भी आपके पास में कोई किस तरह का कॉन्सेप्ट होगा, समझाने वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। लिखने के लिए मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट कर दूंगा। लिखने का वैसे भी सॉइल मैकेनिक्स है, कोई ऐसा जितना ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा हैं, तो लिखने का इतना कोई ज्यादा मैटर भी नहीं होता है। जो भी चीजें आपकी हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट कर दूंगा, आप मेरे साथ साथ लिखते हुए चलना।
तो नोट्स कैसे बनाने हैं हमने, नोट्स मेकिंग के लिए मैंने आपको बताया क्या, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो आप नोट कर लेना, कोई किसी तरह का कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, कोई डेरिवेशन में कर रहा हूँ तो आप उसको उतारना। दूसरी बात, जो भी थियोरेटिकल पार्ट रहेगा उसको मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा, आप उसको नोट कर लेना मेरे साथ में। तो ये बात आई आपकी नोट्स मेकिंग की। सर नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स के लिए मैंने आपको बताया जो बेसिकली आपको मेथड फॉलो करना है उसका तरीका आपका ये है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, देखो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, देखो सबसे इफेक्टिव तरीका क्या रहता है नोट्स बनाने का, सबसे इफेक्टिव तरीका नोट्स बनाने का वो रहता है कि जो आप खुद से बनाते हो, जो आप खुद से बनाते हो वो सबसे इफेक्टिव नोट्स आपके होते हैं। क्योंकि समझाते हुए मैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे, ऐसे बहुत से पॉइंट होंगे जो मैं यूज करता हूँ, समझाते हुए ऐसे बहुत से तरीके रहेंगे, मेथड्स रहेंगे, एग्जाम्पल्स होंगे आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। बट वो चीज नोट्स में लिखवाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि नोट्स में हम सिर्फ वही चीजें लिखते हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही सपोज मैंने कोई मैं टॉपिक समझा रहा हूँ, टॉपिक समझाते हुए सपोज मैंने कोई प्रैक्टिकली कहीं से डेली लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल उठाया, आप क्या करना, उस एग्जांपल से रिलेटेड कोई छोटा सा हिंट अपने नोट्स में ऐड कर लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, जिससे कि अब से 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे कंटिन्यूअसली, तो आपको नोट्स ओपन करते सारी चीजें आपको नोट्स ओपन करते ही सारी चीजें आपको नोट्स ओपन करते ही क्या हो जाए, दिमाग में आ जाए खुद से खुद। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना आप जरा। सो आई थिंक ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। नोट्स में आपके हर एक पॉइंट लिखी रहनी चाहिए, हर एक चीज आपके नोट्स में लिखा रहना चाहिए, क्योंकि मैं जो बोलूंगा चीजें लिखवाने से ज्यादा कॉन्सेप्ट मेरे बोलने में होगा, जो चीजें मैं बोलूंगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, वही चीजें आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो इन बात का आप ध्यान रखना। नोट्स का मैंने तरीका बताया, डाउट कैसे लेने हैं, डाउट का मैंने आपको तरीका बता दिया कि डाउट कैसे लेंगे हम। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं उसकी बात आती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या करना है आपको, क्लास में मैं इतने क्वेश्चन आपको करा दूंगा, इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा कि आपके ऑलमोस्ट हर एक वैरायटी के क्वेश्चन यहीं पे कवर हो जाएंगे, आपके ऑलमोस्ट हर एक वैरायटी के क्वेश्चन यहीं पे कवर हो जाएंगे। इसके बाद में जैसे ही हम आपकी क्लास ओवर होगी, जैसे हम कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक खत्म होने के बाद आप उस टॉपिक के कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देखोगे, मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, आप उसके कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर देखोगे, किसी भी एग्जाम से आप उसके क्वेश्चन उठाकर देखोगे, बहुत इजीली आप सारे के सारे क्वेश्चन कर जाओगे, इतना मैं आपको अश्योर कर दे रहा हूँ। Number of time I have taught this particular subject, soil mechanics, since last many years I have been teaching this particular subject. So सारा आइडिया है, ऑल दी आइडिया आई हैव कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कहाँ कहाँ पे आपको चीजें किस तरह से याद करानी है, किस तरह से आपको कॉन्सेप्ट देना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे है, मतलब एक्सपीरियंस है थोड़ा सा बेसिकली, तो इतना मैं आपको बोल दे रहा हूँ। जस्ट आप मेरे साथ पूरा का पूरा कॉपरेट करना, महीने भर की मेहनत है आपकी, 1 महीने की मेहनत है, अगर 1 महीना आपने प्रॉपर तरह से मेहनत कर ली सब्जेक्ट में, इतना मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, सब्जेक्ट खत्म होते होते आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरी बात, इस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन आप सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर करने वाले हो। आप हाइड्रोलॉजी पढ़ोगे कल चल के, इरिगेशन आप पढ़ोगे कल चल के, इन्वायरमेंट भी पढ़ोगे आप, हाईवे इंजीनियरिंग भी आप पढ़ोगे, बिल्डिंग मटेरियल भी आप पढ़ोगे। जब भी आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, हाईवे पढ़ोगे आप, सॉइल आप हाईवे पढ़ोगे आप, बेसिकली इरिगेशन पढ़ोगे, हाइड्रोलॉजी पढ़ोगे, बिल्डिंग मटेरियल पढ़ोगे, इन्वायरमेंट पढ़ोगे, हर एक सब्जेक्ट के अंदर मैं सॉइल की एप्लीकेशन आपको लगाकर दिखाऊंगा। हर एक सब्जेक्ट में आपकी सॉइल की एप्लीकेशन होती है, हर सब्जेक्ट में सॉइल के कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते हैं आपको, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जब आप और सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे ना, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इन्वायरमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, हर एक सब्जेक्ट में आपको इसके कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने होंगे। तो इसीलिए सॉइल को बेसिकली तैयारी जब हम करना शुरू करते हैं ना, तो तैयारी की स्टार्टिंग में इस सब्जेक्ट को हम करा देते हैं पहले। रीजन क्या होता है, क्योंकि जब उसके बाद आप अदर सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी वगैरह, तो वो सब आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। अब अगर हम सॉइल से पहले उन सब्जेक्ट पे जाएंगे ना, हाइड्रोलॉजी पे, इरिगेशन पे, तो आपको वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इसीलिए पहले हम सॉइल पढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको उन सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझाया जा सके। क्लियर है। सो नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स का तरीका बता दिया है आपको, डिक्टेट में करूंगा, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको नोट करना है। डाउट के लिए मैंने बताया, डाउट का क्या करना है वो डाउट का मैंने बता दिया है आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैं कुछ क्लास में बहुत क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इससे अलावा घर पे प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। घर पे आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बेसिकली अरेंज करना या मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट खत्म होते होते ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जितने भी तरह के प्रॉब्लम आपके बन सकते हैं सॉइल मैकेनिक्स में, सारे के सारे आपके ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। हर वैरायटी के क्वेश्चन हम क्लास में ही कवर कर लेंगे अपने मोस्टली। ठीक है, तो जस्ट ये एक बेसिक डिस्कशन अभी तक हमने करा है। ठीक है, जस्ट किस किस तरह से आपको चीज लेके चलनी है बेसिकली। तो आई थिंक ये आपको थोड़ा सा ये बेसिक चीजें थी जो जस्ट आपको क्लियर करनी जरूरी थी क्लास के शुरू में। महीने भर की मेहनत है आपकी, 1-1.5 महीने की मेहनत है, 1-1.5 महीने प्रॉपर तरह से मेरे साथ लग के अगर आपने मेहनत कर ली, तो बहुत आसानी आपको होने वाली है आने वाले सब्जेक्ट्स में। मैं आपको बताता चलूंगा कि कहाँ पे किस किस कॉन्सेप्ट को आप किस सब्जेक्ट में अप्लाई करने वाले हो, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका हाइड्रोलॉजी में यूज होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका इरिगेशन में यूज होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका इन्वायरमेंट में यूज होगा, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूंगा।
ठीक है। सो जस्ट ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो अभी तक हमने डिस्कस करे। इसमें से कोई किसी तरह का पॉइंट है जो आप बोलना चाहते हो, या कोई और किसी तरह का अगर आप सजेशन देना चाहते हो तो बता सकते हैं, बाकी फिर अपना सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं। बताइए जरा एक बार, कोई किस तरह का पॉइंट, कोई किसी तरह का सजेशन जो आप चाहते हैं। बोलिए। बताइए। ओके, सो क्लियर है ना सबको? जो जो पॉइंट्स बताए आई थिंक सबको क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। सो जस्ट इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी अब अपना धीरे धीरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। क्लियर है? देखिएगा, चलो। सो क्या हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक? जस्ट मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट को के बारे में आपको ओवरव्यू देता हूँ कि सब्जेक्ट क्यों आपके लिए पढ़ना जरूरी है, कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ गई, ऐसी क्या हमें जरूरत आ गई कि हमने सिविल इंजीनियरिंग में कितना बड़ा सब्जेक्ट तैयार कर दिया। एक पूरी की पूरी ब्रांच होती है आपकी सॉइल मैकेनिक्स, इसमें लोग एमटेक करते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाते हैं लोग इसमें। तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ जाती है सॉइल को पढ़ने की कि भाई जो हम और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच मानी जाती है इसको, सॉइल मैकेनिक्स को बहुत डिफिकल्टी के साथ मिलती है लोगों को एमटेक में, सॉइल मैकेनिक्स में एमटेक करने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट से। तो समझिए कुछ बेसिक पॉइंट समझो पहले, सबसे पहले कि भाई रिक्वायरमेंट क्यों आ जाती है। अब रिक्वायरमेंट अगर आप नेम ऑफ द सब्जेक्ट सबको क्लियर है, नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट का नाम क्या है? सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। दो सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, कंबाइन करके पढ़ते हैं इनको, सॉइल एंड फाउंडेशन। सर कैमरे का एंगल थोड़ा नीचे कर दीजिए, कैमरे का एंगल थोड़ा नीचे कर दीजिए। ओके, बताइए अभी अभी क्लियर है? बोलिए। बताइए। घूम रहा, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। अभी नीचे कर दिया कैमरा। एक्चुअली में क्या है ना, आ, हुआ क्या बेसिकली कि जैसे देहरादून में चलती थी पहले क्लासेस ना, पहले क्लासेस चलती थी आपका देहरादून सेंटर पे, पहले क्लासेस चलती थी आपका देहरादून सेंटर पे, आपकी क्लासेस चलती थी। तो हुआ क्या बेसिकली वहां पे, जिस समय पे लॉकडाउन हुआ उस समय पे मेरा जो लैपटॉप है वो बेसिकली देहरादून में ही रह चुका है। बाई मिस्टेक ऐसा हुआ कि वो वहीं पे रह गया, तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो इधर उधर मूव नहीं कर पाए। तो इसीलिए करंटली क्या करना पड़ रहा है कि बेसिकली इस तरह से वर्टिकल स्क्रीन के साथ आपको क्लासेस, आपके साथ क्लास लेनी पड़ रही है। ठीक है, तो हुआ क्या कि लैपटॉप वहीं पे देहरादून में स्टक रह गया वहां पे बाई चांस। तो लॉकडाउन हो गया, उसके बाद उधर मूवमेंट भी नहीं हो पाया। इस वजह से थोड़ा सा आपको ये जस्ट थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बाकी आई थिंक ये वॉइस क्लियर हो रही होगी सबको, सबको लिखा हुआ जो है बोर्ड पे वो सामने क्लियर दिखाई दे रहा होगा। सो वॉइस तो सबको क्लियर सुन रही है ना? वॉइस सबको आ रही है क्लियर? बताइए अब आगे चले। ओके चलो, देखो डिस्कस करते हैं ना। सो जस्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए, जस्ट थोड़ा सा कॉपरेट करिए कि आई थिंक लिखा हुआ जो होगा बेसिकली वो क्लियर दिखाई देगा आपको, वॉइस क्लियर आएगी। ठीक है, सो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए, जस्ट कुछ समय की बात है, क्योंकि ये सडनली एकदम हुआ तो मतलब। चलो अब देखो जरा डिस्कस करते हैं। सो द नेम ऑफ द सब्जेक्ट क्या है आपके पास में? सब्जेक्ट का नाम क्या है? द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज, सो सब्जेक्ट जो हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट आपका क्या है? देखिए, सो सब्जेक्ट है आपके पास में सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसको मैंने SMFE लिख दिया है। SMFE मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं बिल्कुल, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग फुल फॉर्म क्या है? सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि भाई बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या आ जाती है सब्जेक्ट को पढ़ने की। रिक्वायरमेंट समझाने के लिए मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट होगा फ्रॉम द एग्जाम पर्पस,
किसी भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है आपके पास में क्या, एग्जाम पर्पज से समझना, कि भाई एग्जाम पर्पज से बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, कल की डेट में हमें कोई ना कोई एग्जाम निकालना है, कोई ना कोई एग्जाम निकालना है आपको, तो उस एग्जाम में हमारे लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। दूसरी बात आती है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट आपके लिए प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ पे यूजफुल होने वाला है, क्योंकि देखो कल आप एग्जाम निकालकर कहाँ पर जाओगे काम करने, प्रैक्टिकल फील्ड में आप वर्क करोगे जाके, फील्ड में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन में आप काम करोगे जाके। तो दो हमारे पास एरिया आ जाते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझनी है। फर्स्ट एरिया क्या है आपके पास, एग्जाम। दूसरा एरिया आ जाता है आपके पास में प्रैक्टिकली क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रैक्टिकली क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं वन बाय वन दोनों फील्ड को टच करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स की, प्रैक्टिकल चीजों की हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली जो सब्जेक्ट है आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, क्यों रिक्वायरमेंट है इसकी। तो कुछ पॉइंट है बेसिकली आप समझ लो, उसे आपको उस पॉइंट्स को समझ के आपको आइडिया लग जाएगा पूरा का पूरा। देखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग में आपको पता है, सिविल इंजीनियरिंग में जब आप बीटेक करके आगे एमटेक के लिए जाते हो तो वहां पे आपका फर्दर कुछ सब डिवाइडेड ब्रांचेस होती हैं, लाइक जैसे एक वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग होता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होती है, आप कोई स्ट्रक्चरल डिजाइनर की तरह से काम करते हो। ये सब आपकी फर्दर सब डिवाइडेड ब्रांचेस होती हैं जिनमें लोग एमटेक करते हैं जाके। बहुत सारे एरियाज होते हैं, लाइक कोई स्ट्रक्चरल डिजाइनर बन जाता है, कोई आपका सॉइल मैकेनिक्स सॉइल इंजीनियर की तरह से काम करता है, कोई आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर की तरह से काम करता है, कोई आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियर की तरह से काम करता है, किसी हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन में वर्क करता है। मैं आपको ये बताऊं, किसी भी कंस्ट्रक्शन में आप काम करो, आप किसी भी कंस्ट्रक्शन में काम कर लो, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी आप पार्ट उठाकर देख लीजिए, चाहे आप किसी इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप किसी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप किसी स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर डिजाइनर की तरह से आप काम कर रहे हैं, आप किसी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर की तरह से काम कर रहे हैं, इन एवरी फील्ड यू नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल। आपको हर एक फील्ड में रिक्वायरमेंट है सॉइल के कॉन्सेप्ट्स की, आपको हर एक फील्ड में रिक्वायरमेंट है सॉइल के कॉन्सेप्ट्स की। वो समझिए कैसे, वो समझिए कैसे रिक्वायरमेंट है। वन बाय वन सारे के सारे पॉइंट उठाकर चलेंगे, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे सपोज करो, लेट अस सपोज, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि भाई आप क्या है, आप एज अ वाटर रिसोर्स इंजीनियर काम कर रहे हो, आपका काम क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना आपका काम है। आपका काम क्या है, सपोज करिए मैंने एग्जांपल लिया कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाना आपका काम है। आप हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट में वर्क करते हो, डैम की कंस्ट्रक्शन करते हो, आप रिजर्वायर वगैरह वियर्स होते हैं, आपके बैराज होते हैं, इन सब की कंस्ट्रक्शन आप करते हो। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हो, जिसमें से एक एग्जांपल मैंने कंसीडर किया, सपोज आप डैम की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप वहां पे एज ए इंजीनियर अपॉइंट हो रखे हो। तो क्या रिक्वायरमेंट हमें आ जाती है एज अ वाटर रिसोर्स इंजीनियर, आपको क्यों रिक्वायरमेंट है सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने की, उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। बहुत बेसिक से लेके चलेंगे चीजों को, ठीक है। पूरा पहले एक बार फील ले लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में, एक बार आपको इंटरेस्ट आ गया ना, उसके बाद तो आप खुद से कुछ चीजों को लिंक करते जाओगे। देखिए समझिए, तो मैंने एग्जांपल कंसीडर किया, आप वर्क कर रहे हो एज अ हाइड्रोलिक इंजीनियर, आप लेट अस सपोज कोई डैम की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो। सपोज करिए कि आप क्या चाहते हो, कोई आप डैम की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो। लेट अस सपोज यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम, कोई डैम का कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कोई एक डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप कोई डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बेसिकली डैम यहाँ पे बनाकर दिखाया हुआ है, ठीक है। कोई आप डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो जब ये आप यहाँ पे क्या है, लेट अस सपोज यहाँ पर आप कोई डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, कोई डैम है। इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये डैम है आपका, यहाँ पे आप क्या देखोगे ना, अब यहाँ पे ये क्या करेगा आपका, बेसिकली वाटर को रिटेन करेगा, दैट विल बी रिटेनिंग दी वाटर। यहाँ पे क्या है आपका, इधर वाटर होगा, इधर क्या होगा, वाटर होगा, इधर आपका क्या है, वाटर होगा। यहाँ पे हम ग्राउंड वाटर टेबल, ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर लेवल शो कर रहे हैं। ये क्या मैंने यहाँ पे दिखाया है आपका, दिस इज एक्चुअली वाटर लेवल। ये क्या है आपका, वाटर लेवल है ऑन द अपस्ट्रीम साइड, एंड दिस इज वाटर लेवल ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। ये वाटर लेवल शो करें हमको दोनों साइड पे। अब होता क्या है, आप एज अ हाइड्रोलिक इंजीनियर वर्क कर रहे थे, आपने कोई डैम की कंस्ट्रक्शन करी। अब लेट अस सपोज एक केस कंसीडर करो कि जो डैम आपने बनाया है ना, ये डैम है आपका अर्दन डैम। अर्दन डैम आपका ये है, अर्दन डैम आप जानते होंगे, सॉइल हैज बीन यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम। इस डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए आपने किसको यूज करा है, आपने यूज करा है सॉइल को। ये डैम किससे बना हुआ है, डैम बना हुआ है सॉइल से। सॉइल को इस डैम की कंस्ट्रक्शन में यूज करा है आपने, तो होगा क्या, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो, लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए आपने किसको यूज करा है, यहाँ पे आपने यूज कर रखा है किसको, सॉइल को आपने यहाँ पे यूज किया है। या फिर आप ये मान लो, इस डैम की जो फाउंडेशन होगी ना, बेसिकली इस डैम की एक फाउंडेशन भी होगी। यस, इस डैम की क्या होगी, फाउंडेशन होगी। फाउंडेशन के नीचे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे इस वाले पार्ट में अगर आप देखोगे फाउंडेशन के नीचे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा सॉइल। फाउंडेशन के नीचे भी क्या होगा, सॉइल होगा। एंड यहाँ पे लेट अस सपोज मैंने मान लिया कि ये डैम किससे बना हुआ है, ये एक अर्दन डैम है, ये आपका सॉइल से बना हुआ है। तो होगा क्या, हमारी सॉइल में प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये क्या करेगा, ये जो वाटर है ना, यहाँ पे ये जो वाटर है,
ये वाटर क्या करने लग जाएगा, इस सॉइल के अंदर से पास करने लग जाएगा। हमारी सॉइल के पास प्रॉपर्टी होती है एंड उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा ना, ये वाटर जो है ये सॉइल के अंदर से इस तरह से पास करने लगेगा। ये इसके अंदर से ऐसे करके क्या करेगा, पास करने लग जाएगा। अब जब वाटर यहां से, देखो यहाँ पे वाटर था, इधर वाटर है, वाटर क्या करने लगा, इस सॉइल के अंदर से इस तरह से पास करने लगा। वाटर हैज स्टार्टेड टू पास थ्रू दिस सॉइल। इस सॉइल में से क्या कर रहा है आपका वाटर, पास करने लगा। या फिर इसके नीचे जो फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन में भी क्या प्रेजेंट है, फाउंडेशन में भी तो सॉइल प्रेजेंट है। तो वाटर क्या करेगा, यहां से भी तो पास करेगा, यहां से भी क्या करेगा वाटर, यहां से भी वाटर आपका पास करते हुए इधर आएगा। वाटर इसमें से पास करेगा सॉइल में से। अब प्रॉब्लम समझना, मैंने आपको ये बताया सॉइल से बना हुआ है, सॉइल इसके फाउंडेशन पर भी सॉइल प्रेजेंट है, तो वाटर क्या करेगा, हमारी सॉइल के पास प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो वाटर को अपने अंदर से, या फिर मान लीजिए किसी भी फ्लूइड को वो अपने अंदर से पास करने देती है। अब सपोज करो ये जो वाटर की क्वांटिटी है ना, जो वाटर इसके अंदर से पास कर रहा है, इस सॉइल के अंदर से जो वाटर पास कर रहा है, लेट अस सपोज उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अगर उस वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो उसमें दिक्कत क्या होगी कि वो वाटर जो है, जो इस डैम के अंदर से पास कर रहा है, अगर वो बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में इस डैम के अंदर से पास करेगा, then that will lead to the failure of this dam। वो क्या करा सकता है, इस डैम का फेलियर करवा सकता है। किस किस तरह से फेलियर होगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, किस किस तरह से फेलियर हो सकता है डैम का बिकॉज ऑफ द वाटर, वो सारी चीजें आप डिस्कस करोगे बहुत डिटेलिंग में। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए पहली बात तो कि ये जो वाटर यहाँ से पास कर रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना मैग्नीट्यूड उस वाटर का इसके अंदर से पास कर रहा है, कितना मैग्नीट्यूड, कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर इस डैम के अंदर से पास कर रहा है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो क्वांटिटी, अगर वो मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर जो इस डैम के अंदर से पास कर रहा है, अगर वो बहुत बहुत ज्यादा होगा तो हमारे डैम के फेलियर का चांस वहां पर बन जाएगा। ये हमें यहाँ से समझ में आता है। दूसरी बात, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए, उसका डिस्चार्ज आपको पता होना चाहिए। डिस्चार्ज आपने सॉइल मैकेनिक्स, आपने अभी आई थिंक फ्लूइड मैकेनिक्स भी आप लोग पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपको क्लियर होगा कि डिस्चार्ज होता क्या है। डिस्चार्ज आपको पता होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए कि भाई वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से आपका वाटर जो है वो इसके अंदर से पास कर रहा है, इस डैम के अंदर से पास कर रहा है। डिस्चार्ज आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए। ये इसलिए पता होना चाहिए आपका, क्योंकि अगर उस वाटर का जो इसके अंदर से पास करेगा, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, अगर उसकी वेलोसिटी बहुत बहुत ज्यादा है ना, तो वो क्या करवा सकता है, वो आपके डैम का फेलियर करवा सकता है। ये हमें यहाँ से समझ में आता है, वो डैम का फेलियर करवा सकता है। तो आपको समझ में आया ऐसी क्या प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से वाटर सॉइल के अंदर से पास करा, कितना मैग्नीट्यूड वाटर का इस सॉइल के अंदर से पास कर रहा है, किस वेलोसिटी पे वाटर इस सॉइल के अंदर से पास कर रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इन सब चीजों का जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप एक सेफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हो। इसलिए आप किसी हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट में अगर वर्क कर रहे हो तो आपको रिक्वायरमेंट आ जाएगी सॉइल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ने की, क्योंकि सॉइल अगर आप पढ़ोगे तभी आप ये पता कर पाओगे कि कितना वाटर इस सॉइल के अंदर से पास करेगा, किस वेलोसिटी पे वो वाटर इसके अंदर से पास करेगा। अगर अदरवाइज आप एक सेफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, एक सेफ डैम आप डिजाइन नहीं कर पाओगे। ये फर्स्ट मैंने एप्लीकेशन बताई कि एज अ हाइड्रोलिक इंजीनियर अगर आप वर्क कर रहे थे, एज अ हाइड्रोलिक इंजीनियर, एज अ हाइड्रोलिक इंजीनियर क्या कर रहे थे, आप वर्क कर रहे थे, तो आपको यहां से समझ में आया होगा कि रिक्वायरमेंट क्या है एज अ हाइड्रोलिक इंजीनियर। अभी जस्ट एक पॉइंट हमने टच किया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट बनते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट बनते हैं, वन बाय वन सबको टच करेंगे। समझ में आया ये पॉइंट, एक बार सब लोग कंफर्म करो ये सबको क्लियर है, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी सारे के सारे डायग्राम मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने नोट्स में बनाते हुए चले। बोलिए। ओके, सबको ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं बाकी। ये तो जस्ट एक एप्लीकेशन अभी इस पर डिस्कस किया हमने। सेकंड एप्लीकेशन क्या आ सकता है आपके पास में, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिएगा, नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होगा, सपोज करो आप कोई एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर वर्क कर रहे हो। अब मैंने दूसरा केस उठाया, आप एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर वर्क कर रहे हो, आपने क्या कर रखा है, आप कोई हाईवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाईवे। आप क्या कर रहे हो, हाईवे की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर वर्क कर रहे हो। अब हाईवे की आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ऑब्वियसली दैट हाईवे विल बी रेस्टिंग ओवर द सॉइल। आपको पता है हाईवे जो होता है हमारा, हाईवे अलग अलग लेयर्स होंगे आपके पास में, यू विल बी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। आपके पास में क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होंगे आपके पास में। सो ये लेयर हो गया, ये लेयर हो गया, ये लेयर है, ये लेयर है। बॉटम जो लेयर होगा ना, यहाँ पे जो बॉटम लेयर आपके पास में होगा, इस बॉटम लेयर में कौन प्रेजेंट होगा, इन दिस बॉटम लेयर आपका प्रेजेंट होगा सॉइल। इस बॉटम लेयर में आपका कौन प्रेजेंट होगा, सॉइल प्रेजेंट होगा। जब आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्लियर आइडिया लगेगा इसके बारे में। तो यहाँ पे आपका सॉइल प्रेजेंट है, इससे ऊपर आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स रहेंगी। ये सॉइल हो गया बॉटम पे, यहाँ पे बॉटम पे क्या है, सॉइल है। यहाँ पे फिर आपके क्या आ जाएंगे, एग्रीगेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपके कौन होंगे, एग्रीगेट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के क्या होंगे यहाँ पे, एग्रीगेट्स होंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट।
ठीक है, ये जस्ट होगा हमारा हाईवे से रिलेटेड, हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, आप समझिए इसको। लेट अस सपोज मैंने क्या कर रखा है, हाईवे पे मैंने कोई किसी तरह का स्लोप प्रोवाइड करवाया। सपोज करो मैंने हाईवे पे क्या करा, कोई किसी तरह का स्लोप प्रोवाइड करवाया। अब अगर हाईवे पे मैं किसी तरह का स्लोप प्रोवाइड कर रहा हूँ, बोलने का मेरा मतलब क्या है, इस तरह से मैंने यहाँ पे स्लोप दे दिया है। मैंने क्या करा, हाईवे के ऊपर मैंने स्लोप प्रोवाइड करवा दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे व्हीकल्स मूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे व्हीकल्स मूव कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक स्लोप प्रोवाइड करवाया हुआ है। दिस इज हाईवे सरफेस, ये हाईवे का सरफेस है। अब चांसेस हो सकते हैं कि आपकी ये जो हाईवे के नीचे क्या प्रेजेंट था, इसके नीचे एक लेयर थी सॉइल की भी, इसके नीचे एक लेयर थी सॉइल की भी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या चांसेस है हमारे पास में कि इसके नीचे की जो सॉइल है ना, इसके जो नीचे की जो सॉइल है, वो सॉइल आपका क्या कर सकती है, दैट सॉइल में कम लाइक दिस, वो सॉइल इस तरह से आपका क्या कर सकती है, नीचे फॉल करके आ सकती है। एंड दैट टाइप ऑफ फेलियर, अगर इस तरह का फेलियर अगर आपको देखने को मिल रहा है वहां पे, दैट टाइप ऑफ फेलियर, इस तरह के फेलियर को हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द shear फेलियर। इसको हम कहेंगे shear फेलियर। आप यहाँ पे खुद से समझो, इस तरह से सॉइल जो है वो नीचे स्लाइड करके आई, सॉइल क्या कर रही है, इस तरह से नीचे स्लाइड करके आ रही है। तो ये किस तरह का फेलियर होगा, shear फेलियर ही तो होगा। आपने यहाँ पे स्लोप दे रखा है, ये स्लोप के रिलेटिवली जो नीचे की लेयर है वो क्या कर गई, इस तरह से स्लाइड करके वो नीचे आ गई, इस तरह से वो लेयर नीचे स्लाइड कर आ गई। तो आप यहाँ पे खुद से बताओ ये किस तरह का फेलियर है, क्या है, shear फेलियर है, ये shear फेलियर है। क्लियर है। तो आपको यहाँ से ये जानकारी होनी चाहिए, अगर आप एज ए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर वर्क कर रहे हो, अगर आप एज ए हाईवे इंजीनियर वर्क कर रहे हो, कि हमारी सॉइल फेल कर सकती है इन द shear एज वेल, हमारी सॉइल फेल कर सकती है इन द shear एज वेल। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई मेरी जो सॉइल है उसकी shear स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी shear स्ट्रेंथ कितनी है, कितना मैक्सिमम shear स्ट्रेसेस वो बियर कर सकती है। तो आपको इस चीज की जानकारी पता होनी चाहिए कि जो मैं फील्ड में सॉइल यूज कर रहा हूँ उसकी shear स्ट्रेंथ कितना है, कितना मैं मैक्सिमम स्लोप एंगल यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकता हूँ, कितना मैक्सिमम मैं एंगल यहाँ पर दे सकता हूँ। क्योंकि अगर ये एंगल बहुत ज्यादा आपने बढ़ाया है ना, तो ये नीचे की सॉइल फेल कर सकती है आपकी शेयर में। अगर सॉइल शेयर में फेल करेगी तो दिक्कत क्या होगी, आपका हाईवे जो यहाँ पे आपने ऊपर बनाया हुआ था वो सारे के सारे लेयर अनस्टेबल हो जाएंगे, वो सारे के सारे लेयर जो है वो नीचे आ जाएंगे। जिससे दिक्कत क्या होगी, आपके पास ऊपर जो इसके व्हीकल चल रहा था उसमें जो लोग इस पे यहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे उनके लिए अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। दूसरी बात, कोस्ट का भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, इकोनॉमी का भी लॉस होगा बहुत ज्यादा। सो आपको यहाँ से ये समझ में आया, जस्ट एक एग्जांपल मैंने कंसीडर करा कि अगर आप एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर भी वर्क कर रहे हो ना, इफ यू आर वर्किंग एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, इफ यू आर वर्किंग एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, तो आपको रिक्वायरमेंट है सॉइल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट पता होने की। आपको पता होना चाहिए कि भाई क्यों, किस शेयर पे हमारी सॉइल फेल कर जाएगी, आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। नाउ मैं थर्ड केस आपके पास में कंसीडर करता हूँ। लेट अस सपोज आप वर्क कर रहे हो एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर। अब वर्क कर रहे हो एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर आप अगर वर्क कर रहे हो तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। इनफैक्ट पूरी सिविल इंजीनियरिंग में हमने करना क्या है, स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन ही तो करनी है ना। स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन में आप कंसिडर कर सकते हो डैम को, रोड इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। आप कोई ब्रिज बना रहे हो, आप कोई मॉल बना रहे हो, आप घर बना रहे हो, कोई छोटी बिल्डिंग बनाओ, बड़ी बिल्डिंग बनाओ, सब कुछ भी बनाओ, आप सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, ऑल द स्ट्रक्चर विल बी रेस्टिंग ओवर द सॉइल ओनली। सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है, उन सभी स्ट्रक्चर्स की जो फाउंडेशन है वो किस पे होगी, सॉइल पर ही तो होगी। सब स्ट्रक्चर्स की फाउंडेशन होगी किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। सब स्ट्रक्चर्स की फाउंडेशन होगी, सब स्ट्रक्चर्स की फाउंडेशन होगी सॉइल के ऊपर। तो अगर जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो ऊपर जो स्ट्रक्चर आपने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, अगर उसके नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है, इफ दैट सॉइल इज स्ट्रॉन्ग, तो जो आपने उसके ऊपर स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन करी है वो स्ट्रक्चर आपका सुटेबल रहेगा, वो स्ट्रक्चर आपका सेफ रहेगा, लॉन्ग उसकी लाइफ रहेगी, लंबी लाइफ उसकी रहेगी। अगर बाई चांस सॉइल नीचे की अनस्टेबल रही, सॉइल की लाइफ अगर कम रही, सॉइल अगर प्रॉपर नहीं हुई, आपका स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा, आपका स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रह सकता। सो ये कह सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, सारे के सारे स्ट्रक्चर की फाउंडेशन होगी सॉइल के ऊपर ही, सॉइल के ऊपर फाउंडेशन होगी। सॉइल अगर स्टेबल है, लोड कैरिंग कैपेसिटी उसके पास अच्छी है, अगर उसमें सेटलमेंट कम है, शेयर स्ट्रेंथ उसके पास अच्छी है, तो जो उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, दैट स्ट्रक्चर विल बी सेफ, दैट स्ट्रक्चर विल बी ड्यूरेबल, दैट स्ट्रक्चर विल बी सर्विसेबल। सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको अपने स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेगी अगर सॉइल सही है तो मैंने 3 एप्लीकेशन आपको बता दिए, आप कोई भी केस कंसिडर कर लो, आप एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर वर्क करो। थर्ड केस हमने क्या कंसिडर करा, अगर आप एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर वर्क कर रहे हो तो आपके पास ये केस आता है। सो अब आप मुझे ये बताओ, आपको इतने सारे एग्जाम्पल समझने के बाद में 3 डिपार्टमेंट बताए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर की तरह से काम कर लो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की तरह से काम कर लो, किसी हाइड्रोलिक इंजीनियर की तरह से काम कर लो, हर जगह पर क्या आपको रिक्वायरमेंट आ रही है कि सॉइल की प्रॉपर्टीज की, किस तरह से सॉइल आपकी बिहेवियर को, आपके स्ट्रक्चर्स के बिहेवियर को अफेक्ट कर रही है। आई थिंक नाउ यू कैन रिलेट ऑल दीस पॉइंट्स वेरी वेरी इजीली।
बताइए एक बार सब लोग कंफर्म करो कि सबको चीजें समझ में आई। क्या इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई कि भाई क्यों मेरे लिए जरूरी हो जाता है सॉइल की एक डीप नॉलेज रखना, सॉइल को बहुत अच्छे से समझना क्यों मेरे लिए जरूरी हो जाता है? बताइए जरा एक बार सब। देखो ये फर्स्ट क्लास है आपकी, बेसिकली मैं आपको पूरा का पूरा इसके बारे में एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, आपको पूरे सब्जेक्ट के बारे में क्लियरिटी आना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मतलब आते हैं सब्जेक्ट डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे टेक्निकल कॉन्सेप्ट, बट टेक्निकल कॉन्सेप्ट में मैं अभी नहीं जाऊंगा। टेक्निकल कॉन्सेप्ट में जब जाऊंगा जब आपको पूरी की पूरी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि क्यों रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट को पढ़ने की, ऐसा क्या हो गया कि जो हम सॉइल को पढ़ रहे हैं। सो सबको ये पॉइंट्स क्लियर है ना? सो आई थिंक हम ये कह सकते हैं जो पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग है ना, सिविल में आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, हर एक स्ट्रक्चर आपका सॉइल पे रहेगा। सॉइल जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जितनी ज्यादा सॉइल की लाइफ रहेगी, जितना ज्यादा सॉइल अच्छी रहेगी, जितने ज्यादा उसके पास लोड कैरिंग कैपेसिटी रहेगी, उतना ही लॉन्ग लास्टिंग हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, उतना ही लॉन्ग लास्टिंग हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। सो इन पॉइंट्स को समझने के बाद आपको आइडिया लग चुका होगा कि क्यों हमारे लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी हो जाता है। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आपने। तो ये तो जस्ट हमने प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करी हैं, प्रैक्टिकली क्यों रिक्वायरमेंट है पढ़ने की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एग्जाम पर्पस के हिसाब से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। देखिएगा बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको अगर सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसे मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको जो सॉइल पढ़ाऊं वो सॉइल इस तरह से बताऊं कि कल की डेट में आप किसी भी एग्जाम में अपियर करोगे, कोई भी आप एग्जाम अपना टारगेट करके चलो, हर एक एग्जाम के लिए आपको दोबारा आगे कभी सॉइल की थ्योरेटिकल क्लास ना लगानी पड़े। जितने भी एग्जाम हो सकते हैं आपके, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स में आपको सिखा दूं। कल कोई भी एग्जाम में आप बैठो, कोई भी एग्जाम में आप बैठो, हर एक एग्जाम का मैटर आपके पास में आ जाएगा कंप्लीट तरह से, किसी भी एग्जाम के आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओ। क्योंकि कल की डेट में आपको अलग अलग तरह के एग्जाम देने हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, एसएससी, जेई भी। आप मेरे ख्याल से बहुत से लोग होंगे जो स्टेट विस्टेट के जेई एग्जाम भी देंगे, असिस्टेंट इंजीनियर के एई एग्जाम भी देंगे, गेट का एग्जाम भी देंगे, ईएस का भी एग्जाम देंगे, हर तरह के एग्जाम देंगे ना। तो हर एक एग्जाम के लिए मैं आपको चाहूंगा कि आप एक तरह से कंप्लीट कवरेज कर लो थ्योरी का, जिससे कि कल की डेट में आपको कभी सॉइल की थ्योरेटिकल क्लासेस तो लगानी ना पड़े, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करना आपका काम बच जाए। तो होगा क्या यहाँ पे, अगर हम बात करें तो एग्जाम पर्पस से अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है एग्जाम पर्पस से। जस्ट कुछ एक दो डाटा मैं आपको बताऊंगा, जस्ट कुछ एक दो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ समझने के पर्पस से। देखिएगा जरा, समझो बात को। दो तीन एग्जाम का मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा आपसे कि कितना कितना वेटेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, समझो बात को। जैसे फर्स्ट हम डिस्कस करें, अगर मैं आपसे बात करूं अबाउट द गेट एग्जाम, अबाउट द गेट एग्जाम, तो समझो बात को। आप लगभग 70 मार्क्स का आपका टेक्निकल पार्ट है, 70 मार्क्स का आपका टेक्निकल पार्ट है। मैं आपको पूरा का पूरा हर एक एग्जाम का लेके दो तीन एग्जाम का जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। 70 का आपका टेक्निकल पार्ट है, 70 में से मान के चलो आपको 70 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, टेक्निकल पार्ट रहेगा। 70 में से सब्जेक्ट आपके पास कितने होते हैं, 14 टू 15 सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट होते हैं 14 टू 15 सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं। 14 टू 15 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आपको कितने मार्क्स दिला रहे हैं, 70 मार्क्स आपको दिला रहे हैं 14 टू 15 टेक्निकल सब्जेक्ट्स मिलके। इसमें से अकेला 15 टू 16 मार्क्स तक का वेटेज किसका आता है, सिर्फ सॉइल का आता है। अकेला 15 टू 16 मार्क्स तक का वेटेज आता है किसका, सॉइल का। अब आइडिया लगा लो यहां से खुद से। टोटल वेटेज है आपका 70, टोटल वेटेज है आपका 70। इस 70 में से 15 टू 16 मार्क्स का कौन आ गया है, सॉइल आ गया। तो खुद से खुद आइडिया लगा लो, टोटल सब्जेक्ट से 14 टू 15 मार्क्स तक का आपका कौन आ गया है, सॉइल आ गया है, अकेला सब्जेक्ट। जस्ट एक एग्जांपल मैंने कंसीडर करा अभी आपके पास में। सो समझ में आया एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ेंगे भी उसी तरह से, पढ़ेंगे भी उसी तरह से। बहुत मजा आपको आने वाला है इस सब्जेक्ट के एंड में, देखते चल रहा हूँ धीरे धीरे। दूसरा मैं आपसे केस कंसीडर करता हूँ, एक और एग्जांपल उठाता हूँ मैं आपके पास एग्जामिनेशन पर्पस से इंपॉर्टेंस बताने के लिए। देखिएगा जरा, अगर आप मेरे से बात करो, जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ आपसे। लेट अस सपोज कल की डेट में देखो आपको क्या करना है, आप गेट एग्जाम भी दोगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम भी दोगे, आप स्टेट की जो वैकेंसीज निकलती हैं ए के एग्जाम भी दोगे, जेई के भी एग्जाम आप लोग दोगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग दोगे। तो जिसमें एक और डाटा आपसे उठा लेता हूँ। देखिएगा मैं जस्ट एक आपसे कंसिडर करता हूँ एग्जाम्पल, 300 मार्क्स का आपका टेक्निकल पार्ट है, 300 मार्क्स का आपका टेक्निकल पार्ट है, 300 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट है। सब्जेक्ट कितने हैं, 14 सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल। इन 14 में से अकेला 100 मार्क्स का, अकेला 100 मार्क्स का सिर्फ सॉइल आ जाता है, सिर्फ सॉइल आ जाता है अकेला 100 मार्क्स का। और ये मैंने आपको एक जेई एग्जाम का डाटा बताया है, ऐसी कंडीशन है मार्केट में, समझो बात को। तो एग्जाम से समझ में आया क्या वेटेज। एक गेट एग्जाम का आपको डाटा बताया कितना हाई वेटेज रख रहा है,
एक जेई एग्जाम का आपको मैंने डाटा बताया, 300 टेक्निकल में से अकेले 100 मार्क्स का सॉइल आ जाता है, अकेले 100 मार्क्स का सॉइल, अकेले 100 मार्क्स का सॉइल। समझो तो बात कितनी ज्यादा है वेटेज। 2 एग्जाम का बताया आपको, कोई भी एग्जाम उठाकर देखो, कोई भी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम उठाइए आप, गेट एग्जाम उठाइए, जेई एग्जाम उठाइए, ए एग्जाम उठाइए, बहुत बहुत हाई वेटेज है, बहुत हाई वेटेज है, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ में। सो जस्ट 2 पॉइंट अभी तक आपको बताया कि भाई एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करा कि भाई प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। दोनों के बारे में आपको क्लियरिटी आ चुकी होगी आई थिंक। अब आप एक माइंडसेट आपका हो चुका होगा कि हाँ भाई, अगर मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मैं कोई एक अच्छा जॉब लेना चाहता हूं, अगर मुझे कहीं बड़े पोजीशन पे जाना है कल चल के, तो मुझे सॉइल सीखना ही पड़ेगा और मुझे इसको सीखे बिना मेरा काम नहीं चलने वाला है। आप कहीं पे भी देख लो, प्रैक्टिकली देख लो या फिर एग्जाम पर्पस से देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई थिंक यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर होगी। अब हम अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा टेक्निकल चीजों की तरफ जा सकते हैं। एक बेस आपके लिए आ चुका है कि हाँ भाई रिक्वायरमेंट क्या थी, जस्ट एक ओवरव्यू हमने लिया अभी तक। अब हम अपने सब्जेक्ट में किसके लिए जा सकते हैं, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कोई डाउट हो तो पूछिए, बाकी अपना फिर टेक्निकल चीजें शुरू करते हैं। बताइए जरा एक बार, बोलो। कोई किसी तरह का पॉइंट पूछना है तो बोलिए। बताइए, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? ओके। क्या सबको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है ना? सबको चीजें क्लियर है? वीडियो ऑडियो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी तरह की? यार वो जस्ट थोड़ा सा कैमरे का जो था उसका थोड़ा सा इशू, आप जो है थोड़ा उसको जस्ट थोड़ा सा इस समय ऑपरेट करिए, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ऐसी चल रही है, तो थोड़ा सा शायद कैमरे का हो रहा होगा वो प्रॉब्लम। वो जस्ट मैंने बताया है आपको कि वहां पे एकदम सडनली चीजें बंद हो गई, तो उस समय पे उसको लेकर नहीं आ पाया मैं, अदरवाइज इस वजह से इस तरह से क्लास लेनी पड़ रही है। बट आई थिंक कि वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी, लिखा हुआ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलो ठीक है, ओके, अब मूव करते हैं आगे। सो नेक्स्ट चलते हैं अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट की। यस, हाँ, यस, देखिए। सो नेक्स्ट आपके पास में क्या है? नेक्स्ट मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस करता हूं अबाउट द सिलेबस। सिलेबस से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा कि भाई सिलेबस क्या रहेगा आपके सब्जेक्ट का। सिलेबस, सिलेबस क्या रहने वाला है आपके पास में, सिलेबस देखिएगा सबसे पहले। सिलेबस कौन कौन से टॉपिक होंगे आपके पास जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। तो टॉपिक के बारे में मैं अगर बताऊं तो आप लिखना शुरू करो टॉपिक्स। टॉपिक मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, जस्ट उसको नोट करिएगा। टॉपिक मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप क्या करो उसको नोट करो। टॉपिक कौन कौन से रहेंगे? फर्स्ट ऑफ द टॉपिक जो आपके पास में रहेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, उसको लिखो जरा। सो जो वेरी फर्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे सॉइल में, दैट फर्स्ट टॉपिक विल बी प्रॉपर्टीज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स। फर्स्ट टॉपिक जो आप डिस्कस करोगे, दैट टॉपिक विल बी प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। फर्स्ट टॉपिक विल बी प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ये आपके पास में फर्स्ट टॉपिक रहेगा। सो फर्स्ट टॉपिक विल बी प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ये आपके पास फर्स्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। फर्स्ट, प्रॉपर्टीज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, प्रॉपर्टीज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स, प्रॉपर्टीज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स। ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक था आपके पास। अगर मैं सेकंड बात करूंगा ना आपसे, देखिएगा क्या है। अगर फर्स्ट टॉपिक के बारे में मैं आपको आइडिया दूं ना, प्रॉपर्टीज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपकी पूरी सॉइल का। ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रॉपर्टीज वाला ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी पूरी की पूरी सॉइल का। क्यों? फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना, बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है यहाँ पे। इस चैप्टर के अंदर कंसिस्टेंसी पढ़ना है, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ना है, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, एयर कंटेंट आपको पढ़ना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको पढ़ना है। ये जो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, यूनिट वेट पढ़ना है आपको, अलग अलग तरह का, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट आपको पढ़ना है। ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे पढ़ोगे ना इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, आज फर्स्ट डे पे आप ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। ये जो फर्स्ट डे की चीजें रहेंगी ना डिस्कशन, जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे, वो पूरी की पूरी सॉइल मैकेनिक्स में। आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, आपको हर एक चैप्टर के अंदर इस फर्स्ट चैप्टर की एप्लीकेशन लगानी होगी। जो भी फॉर्मूले होंगे यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर में बनेंगे, जो भी यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको लास्ट तक हर एक चैप्टर के अंदर लेकर चलनी होगी। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो आप।
तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट चैप्टर में मिस कर देता हूँ, डायरेक्टली सेकंड चैप्टर पर आ जाऊंगा, तो आप क्लियर कट बता रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर को समझे बिना आप सेकंड चैप्टर नहीं समझ सकते, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट लिंक्ड है, एक भी क्लास आप मिस नहीं कर सकते, एक भी क्लास मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मिस करोगे तो आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत होगी। सारी की सारी चीजें इंटरलिंक्ड चलनी है, बहुत क्लियर कट ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहेंगी आपके पास में सॉइल की जो आपको पढ़नी है। क्लासिफिकेशन आप क्या करोगे, इस चैप्टर के अंदर सॉइल को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई भी करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट बेसिस। अलग अलग बेसिस पे आप क्या करोगे, सॉइल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करोगे, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करोगे आप सॉइल को अलग अलग बेसिस पे, लाइक उसके पार्टिकल के साइज के बेसिस पे, लाइक उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप क्या कर रहे होगे, सॉइल को अलग अलग कैटेगरी में डाल दोगे। सो क्या करना क्या है यहाँ पे, आपको बेसिकली सॉइल को क्लासिफाई करना है अलग अलग कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज। आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सो ये फर्स्ट चैप्टर होगा आपके पास में, जो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। नाउ सेकंड चैप्टर अगर हम डिस्कस करें तो सेकंड चैप्टर आपके पास में रहेगा ना, देखो समझो बात को। फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या करा, प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी ले ली, फर्स्ट चैप्टर में आपने प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले ली। अब सेकंड चैप्टर में आप किसके बारे में जानकारी लोगे, यू विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेसेस। लिखिए सेकंड चैप्टर, स्ट्रेसेस इन सॉइल्स, दैट विल बी स्ट्रेसेस इन सॉइल्स। ये सेकंड चैप्टर होगा आपके पास में, स्ट्रेसेस इन सॉइल्स। जो सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है, दैट चैप्टर विल बी स्ट्रेसेस इन सॉइल्स। स्ट्रेसेस इन सॉइल्स, इसके बारे में आप डिस्कस करोगे अबाउट द स्ट्रेसेस इन सॉइल्स। ये सेकंड चैप्टर होगा। अब इसको थोड़ा सा समझो बात, क्या मैं कहना चाहता हूँ। आपको डिस्कस करना है अबाउट द स्ट्रेसेस इन सॉइल, सॉइल में स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, क्यों स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, क्या उसके रीजन है। देखो समझो बात को। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके पास कंसीडर कर रहा हूँ। सपोज ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है, दिस इज अवर, यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, घास बनाकर दिखा रहे हो, ग्रास बना रखी है आपने, ये क्या है आपका ग्राउंड लेवल है, दिस इज अवर ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल के नीचे ये क्या है आपका ग्राउंड लेवल है, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, घास बना रखी है, मतलब ग्राउंड लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके नीचे क्या है आपका, सॉइल प्रेजेंट है। बिलो दिस आपके पास क्या है, सॉइल है। इसके नीचे प्रेजेंट है सॉइल, इसके नीचे सॉइल प्रेजेंट है, सॉइल है। सॉइल में आपको क्या दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे ना, बहुत सारे पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे होंगे ग्राउंड के नीचे। दिस इज ऑल अबाउट, ये सब सॉइल है, ये सब सॉइल के पार्टिकल है। अभी मैं आऊंगा सॉइल की डेफिनेशन पर भी कि क्या होती है सॉइल। अभी के लिए जस्ट आप थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है, ये आपकी सॉइल है। अब हुआ क्या, ग्राउंड के नीचे मैंने कोई एक डेप्थ कंसिडर करी, इस तरह से ये डेप्थ मैंने कोई एक किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे ग्राउंड के नीचे मैंने एक सेक्शन कंसिडर किया, और ये है एट एच हाइट। ग्राउंड के नीचे मैंने एच डेप्थ नीचे एक सेक्शन कंसिडर किया है, कहाँ पे, ये सेक्शन मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, दिस इज अवर सेक्शन। ये सेक्शन मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, कहाँ पे, ग्राउंड के नीचे किसी एक स्पेसिफिक डेप्थ पे जाके। अब मेरा टास्क क्या रहेगा ना, इस चैप्टर के अंदर, ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया है स्ट्रेसेस इन सॉइल्स, इस चैप्टर में जो मेरा टारगेट रहेगा, मेरा टारगेट ये रहेगा कि मुझे ग्राउंड के नीचे किसी भी डेप्थ पे कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उस चीज की जानकारी लेनी है। ग्राउंड के नीचे किसी भी डेप्थ पे कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, मुझे उस चीज की जानकारी लेनी है इस चैप्टर के अंदर। आप समझो बात को, ग्राउंड के नीचे जो किसी भी सेक्शन पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा ना, जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसके बेसिकली दो रीजन रहेंगे आपके पास, उसके बेसिकली दो रीजन रहेंगे आपके पास में। क्या क्या रीजन होंगे, अब वो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या रीजन होंगे। दो तरह से स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेसेस डेवलप होंगे बिकॉज ऑफ द टू रीजंस, दो रीजन की वजह से स्ट्रेस डेवलप होंगे आपके पास। देखो समझो, एक रीजन तो रहेगा आपके पास में ड्यू टू द सेल्फ वेट, बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट ऑफ द कंक्रीट, एंड दूसरा रीजन रहेगा ड्यू टू द इम्पोज्ड लोड, इम्पोज्ड लोड। ये दो रीजन रहेंगे आपके पास में। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। देखो समझो क्या है यहाँ पे बोलने का मतलब, आप इस सेक्शन पे पता करना चाहते हो कि भाई कितना स्ट्रेस आ रहा है, एक्स एक्स जो सेक्शन है ना आपके पास में, इस एक्स एक्स सेक्शन पे आप स्ट्रेस पता करना चाहते हो, तो इस वाले पार्ट की, इस वाला जो पार्ट है ना आपका, इस हाइट में जो एच हाइट में जो सॉइल प्रेजेंट है, एच हाइट में जो सॉइल प्रेजेंट है, वो सॉइल क्या करेगी ना, अपने खुद के सेल्फ वेट की वजह से, अपने खुद के सेल्फ वेट की वजह से इस एक्स एक्स सेक्शन के ऊपर स्ट्रेसेस डेवलप करवाएगी। तो आपको क्या पता करना है कि भाई इस सॉइल के खुद के सेल्फ वेट की वजह से इस सेक्शन पे कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इस चीज का हमें पता करना है, इस चीज का हमें पता करना है इस चैप्टर के अंदर, कि भाई कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है किसी भी सेक्शन पे बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट। प्लस सपोज करो आपने यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर बना दिया, आपने यहाँ पे क्या करा, कोई एक स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कर दी,
आपने यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कर दी, दिस इज एस, एस मतलब स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, इस स्ट्रक्चर की वजह से भी क्या होगा, इस सॉइल के ऊपर लोड डेवलप होगा ना, स्ट्रेस डेवलप होगा। तो स्ट्रेसेस के बारे में मैंने आपको बताया, स्ट्रेसेस दो तरह से स्ट्रेसेस आएंगे। एक स्ट्रेस आएगा बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट, दूसरा स्ट्रेस आएगा बिकॉज ऑफ द इम्पोज्ड लोड। टोटल कितना स्ट्रेस आपके सॉइल पर डेवलप हो रहा है किसी भी सेक्शन पे, वो जानकारी आपको लेनी है इस चैप्टर के अंदर। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सो ये सेकंड चैप्टर रहेगा आपके पास में। थर्ड चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें नेक्स्ट, सो स्ट्रेस दो तरह से आएंगे, सेल्फ वेट की वजह से आएंगे, दूसरा आएगा आपका इम्पोज लोड की वजह से स्ट्रेस आएगा। पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा सबको। नाउ थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम। जो थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, दैट चैप्टर विल बी, लिखिए चैप्टर का नाम लिखिए, चैप्टर होगा सीपेज एंड परमेबिलिटी। चैप्टर क्या रहेगा आपके पास में, सीपेज एंड परमेबिलिटी। द थर्ड चैप्टर विल बी सीपेज एंड परमेबिलिटी। लिखो थर्ड चैप्टर, लिखो सीपेज एंड परमेबिलिटी। दैट थर्ड चैप्टर विल बी सीपेज एंड परमेबिलिटी। सीपेज एंड परमेबिलिटी, थर्ड चैप्टर क्या है, सीपेज एंड परमेबिलिटी। दिस इज द थर्ड चैप्टर, सीपेज एंड परमेबिलिटी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है ना, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते समय कि जैसे सपोज ये सॉइल पार्टिकल्स हैं आपके पास, ये सब क्या है, ऑल दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स, ये सब सॉइल के पार्टिकल्स हैं। अब हमारी सॉइल के पास में प्रॉपर्टी होती है, हमारी सॉइल के पास में क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। एंड उस प्रॉपर्टी की वजह से, जिसकी उस प्रॉपर्टी की वजह से, जो लेटर सपोज कोई भी फ्लूइड आपके पास में है, वो फ्लूइड क्या करता है ना, वो फ्लूइड क्या करता है, इस सॉइल के अंदर से पास करने लग जाता है। इस तरह से वो फ्लूइड क्या करेगा, इस सॉइल के अंदर से पास करेगा। इस सॉइल के अंदर से फ्लूइड क्या करेगा, पास करेगा। बेसिकली सॉइल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो फ्लूइड्स को अपने अंदर से पास करने देती है। अब कितनी क्वांटिटी में फ्लूइड पास हुआ, कितना मैग्नीट्यूड कितना है उसका, डिस्चार्ज कितना है, वो आपको पता होना चाहिए। कितनी वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी है जिसकी जिस वेलोसिटी से वो पास कर रहा है उसके अंदर से, वो वेलोसिटी भी तो आपको पता होनी चाहिए, वो वेलोसिटी भी तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या मतलब है बोलने का, यहाँ पे बोलने का मतलब ये है आपके पास में कि भाई अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो दैट में लीड टू द फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर जो आपने सॉइल से बना रखा है। अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा अमाउंट में पास करेगा तो, अगर वेलोसिटी बहुत हाई वेलोसिटी पे पास करेगा तो वो भी हमारे स्ट्रक्चर का फेलियर करवा सकता है। किस तरह से फेलियर होगा वो चीजें आप डिस्कस करोगे। फेलियर बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है। फेलियर मे बी बिकॉज ऑफ द पाइपिंग। कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी ना सीखने को। पाइपिंग होगा, अपलिफ्ट होगा, अपलिफ्ट की वजह से भी फेलियर हो सकता है। अपलिफ्ट की वजह से कैसे होगा वो हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर, सीपेज एंड परमेबिलिटी का, कि क्यों फ्लूइड पास कर रहा है उसके अंदर से, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है, कितनी क्वांटिटी में वो पास कर रहा है, किस तरह से वो फ्लूइड फेलियर करवा सकता है हमारे, किस तरह से वो फ्लूइड फेलियर करवा सकता है हमारे स्ट्रक्चर का, वो चीजें आपको यहाँ पे सारी की सारी समझनी है। सो ये थर्ड चैप्टर के बारे में आपको एक आइडिया दिया है। आई थिंक ये क्लियर हुआ ना सबको। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक विल बी, जो आपको डिस्कस करना है यहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ना यहाँ पे, फोर्थ चैप्टर आपके पास जो रहेगा, दैट फोर्थ चैप्टर विल बी कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन, सी एंड सी मैंने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने सी एंड सी। सी एंड सी बोलने का मतलब है कॉम्पैक्शन एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। चैप्टर का नाम लिखो, कॉम्पैक्शन एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी लिखिए चैप्टर का नाम। कॉम्पैक्शन एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी लिखो चैप्टर का नाम, कॉम्पैक्शन एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्पैक्शन एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी, राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर। और जो आपने कॉम्प्रेसिबिलिटी लिखा है ना, कॉम्प्रेसिबिलिटी के ब्रैकेट में कंसोलिडेशन मेंशन कर लीजिए, कंसोलिडेशन, हाँ मेंशन कर लीजिए इसके ब्रैकेट में कंसोलिडेशन। यस, ये मेंशन कर लो इसके ब्रैकेट में कंसोलिडेशन। कॉम्प्रेसिबिलिटी के ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिए कंसोलिडेशन। इस चैप्टर को देखना है आपको। कॉम्पैक्शन क्या करना है, हम बेसिकली, कॉम्पैक्शन एक ऐसा टेक्निक है ना, कॉम्पैक्शन करके आप सॉइल की सारी प्रॉपर्टी इंप्रूव कर सकते हो। कॉम्पैक्शन क्या है, कैसे करा जाता है, क्या फायदा होता है, वो तो डिस्कस करेंगे बाद में जब डिटेलिंग में पढ़ेंगे। अभी एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। कॉम्पैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप अपनी सॉइल की सारी प्रॉपर्टी इंप्रूव कर सकते हो। एंड कॉम्पैक्शन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका सॉइल तक लिमिटेड है। आप जब बिल्डिंग मटेरियल पढ़ोगे, आप आरसीसी पढ़ते हो, आप कंक्रीटिंग करते हो, कहीं पे भी कोई कंक्रीट का आप कॉलम बना रहे हो, आपको वहां पे कॉम्पैक्शन करना पड़ता है। कॉम्पैक्शन करके आप उसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर रहे होते हो। कैसे प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है वो डिटेलिंग में डिस्कस होगा बहुत अच्छे से आपके साथ में। सॉइल पे कॉम्पैक्शन करना पड़ता है, कंक्रीट पे कॉम्पैक्शन करना पड़ता है, इनफैक्ट किसी भी स्ट्रक्चर पे आपको कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। कुछ भी आप करो, सॉइल कुछ भी आप करो सिविल इंजीनियरिंग में, आपको वहां पे कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। कॉम्पैक्शन करने से प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती है, कैसे इंप्रूव होंगी वो डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो चैप्टर रहेगा ना आपका, कंसोलिडेशन, दैट विल बी रिलेटेड विद द
सेटलमेंट्स, ये रिलेटेड रहेगा आपका सेटलमेंट से रिलेटेड। दिस इज एक्चुअली रिलेटेड विद द सेटलमेंट्स। आपकी सॉइल में सेटलमेंट्स होंगे, डेफिनेटली सेटलमेंट होंगे। कैसे होंगे सेटलमेंट? भाई क्यों हो रहे हैं सेटलमेंट? सॉइल सेटल क्यों कर रही है? क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, इसलिए वो सेटल करेगी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कितना सेटल करेगी? हमें ये कैसे पता लगेगा कि कितना सेटल करेगी? जितना ज्यादा स्ट्रेस आएगा उतना ज्यादा सेटल करेगी, जितना ज्यादा स्ट्रेस आएगा उतना ज्यादा सेटल करेगी। अब हमें क्या पता कितना स्ट्रेस आ रहा है उसके ऊपर? आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके कितना स्ट्रेस आ रहा है, कहाँ पे? चैप्टर नंबर 2 में, जहाँ पे आपने स्ट्रेसेस पढ़ा था। आया समझ में? तो कंसोलिडेशन बेसिकली रिलेटेड होगा विद द सेटलमेंट। सेटलमेंट, सॉइल सेटल करेगी क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेसेस आ रहे हैं। स्ट्रेसेस कितने आए, कितना सेटलमेंट होगा? जितना ज्यादा स्ट्रेस आएंगे उतना ज्यादा सेटलमेंट होगा। स्ट्रेसेस क्यों आए? क्योंकि उसके ऊपर आपने लोड इंपोज करवा रखा है, उसके ऊपर उसका खुद का सेल्फ वेट आ रहा है। कितना स्ट्रेस आ रहा है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, कहाँ पे? चैप्टर नंबर 2 में कैलकुलेट कर लिया। तो देख रहे हो सारी चीजें किस तरह से लिंक हो रही है। वहां पर स्ट्रेस कैलकुलेट करा चैप्टर नंबर 2 में कितना स्ट्रेस आ रहा है। अब यहाँ पर आकर उस स्ट्रेस की वजह से आप निकालोगे क्या कि कितना सेटलमेंट होगा, उस स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे आके निकालोगे सेटलमेंट। अगर वो सेटलमेंट बहुत ज्यादा हो गया ना, सेटलमेंट का मैग्नीट्यूड अगर बहुत ज्यादा हुआ तो आपका स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। अगर बाई चांस एक कॉलम भी बहुत ज्यादा सेटल कर गया ना आपकी बिल्डिंग का, तो आपकी बिल्डिंग फेल कर जाएगी पूरी की पूरी। अगर बिल्डिंग फेल कर गई ना, तो आपको कॉस्ट की दिक्कत आ जाएगी, आपको लाइफ की दिक्कत आ जाएगी, आपके जो आसपास के लोग हैं उनकी लाइफ लाइफ उनकी बेसिकली क्या हो जाएगी? डेंजर में आ जाएगी। आया समझ में क्या रीजन है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टॉपिक करने हैं आपको यहाँ पे? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस करते चलो आराम से कुछ टाइम के लिए। सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास में याद हो जाएंगे। घर पे आपका अकेला काम बचेगा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का। इन्वायरमेंट पढ़ो, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, हर सब्जेक्ट में मैं इसके कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करवा दूंगा। हर सब्जेक्ट में इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएंगे, हर सब्जेक्ट में सॉइल के कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे आपके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 5। दैट चैप्टर नंबर 5 विल बी व्हाट? चैप्टर नंबर 5 विल बी व्हाट? shear strength. We will be discussing about the shear strength. shear strength. अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, कहाँ पे? जब मैंने आपको बताया था, जब लेटर सपोज आपकी पोस्टिंग हो गई कहाँ पे? NHAI डिपार्टमेंट में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप वहां पे हाईवे की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वहां पे आपको स्लोप देना पड़ा रोड के ऊपर। चांस है वो स्लोप फेल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके नीचे की सॉइल शेयर में फेल कर गई। बहुत कॉमन मोड ऑफ फेलियर है शेयर फेलियर सॉइल में। बहुत ज्यादा शेयर फेलियर आपको देखने को मिलता है सॉइल्स के अंदर, बहुत ज्यादा शेयर फेलियर आपको देखने को मिलता है, बहुत बहुत ज्यादा। तो सॉइल की कितनी शेयर स्ट्रेंथ है वो आपको पता करना पड़ेगा कि भाई सॉइल शेयर में कितना लोड बियर कर सकती है, ये आपको पता करना पड़ेगा। आया समझ में? अगर शेयर स्ट्रेंथ से ज्यादा शेयर लोड आपने अप्लाई करवा दिया ना, तो सॉइल शेयर में फेल कर जाएगी, आप फेलियर हो जाएगा वहां पे, और बहुत कॉमन मोड ऑफ फेलियर है। तो किस तरह से सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ निकालोगे, कौन कौन से आपके पास टेस्ट होते हैं, क्या क्या कंडीशंस है, ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है आपका शेयर स्ट्रेंथ। बहुत सारे टेस्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत बहुत सारे टेस्ट। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपके पास में, चैप्टर नंबर 6 विल बी रिटेनिंग वॉल। दैट विल बी व्हाट? रिटेनिंग वॉल। क्या होगा चैप्टर नंबर 6? रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल होगा चैप्टर नंबर आपके पास में 6, रिटेनिंग वॉल। एंड अर्थ प्रेशर भी तो बोल दो साथ में, अर्थ प्रेशर, रिटेनिंग वॉल एंड अर्थ प्रेशर, इसके बारे में डिस्कस करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ, खुद से खुद रिलेट कर लोगे आप लोग, देखिएगा जरा कैसे। सपोज करो आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप क्या बना रहे हो? बिल्डिंग का बेसमेंट बना रहे हो। आप बिल्डिंग का बेसमेंट बना रहे हो, बेसमेंट बना रहे हो आप, बेसमेंट बनाई आपने। ये क्या है? बेसमेंट है। और ये यहाँ पे क्या है? ये आप लोगों के पास में क्या है? ये है हमारा ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है। इससे नीचे क्या है आपके पास में? ये बेसमेंट है। इससे नीचे क्या है? ये बेसमेंट है, बेसमेंट है। कैसे बनाओगे बेसमेंट? कैसे बनाओगे आप बेसमेंट? यहां से क्या करोगे? यहां से क्या करा आपने? ग्राउंड लेवल से नीचे, ग्राउंड लेवल से नीचे आपने क्या करा? यहाँ से आपने सॉइल को निकाल दिया, यहाँ पे आपने सॉइल को एक्सवेट किया, सॉइल का एक्सवेशन करा। यहाँ पे आपने सॉइल का एक्सवेशन कर दिया, आपने सॉइल का एक्सवेशन। सॉइल को हमने यहाँ पे देखो क्या था, ग्राउंड लेवल से नीचे आपकी पहले क्या रही होगी, आप समझ सकते हैं खुद से। यहाँ पे आपकी सॉइल ही तो रही होगी ना पहले। आपने यहाँ से क्या करा? सॉइल को बाहर निकाला, सॉइल को बाहर निकाला, और उस सॉइल को बाहर निकाल दिया यहाँ से। सॉइल को बाहर निकालने के बाद आप यहाँ पे बेसमेंट बना रहे थे, बेसमेंट है। यहाँ पे साइड में आप क्या देते हो? ये है रिटेनिंग वॉल। ये क्या है? रिटेनिंग वॉल। जो अब ये रिटेनिंग वॉल क्या करेगी ना,
इसके साइड में हमारा मान लो कुछ ना कुछ सॉइल ही प्रेजेंट है, इसके साइड में क्या है, कुछ ना कुछ सॉइल ही प्रेजेंट है। ये रिटेनिंग वॉल क्या करेगी ना, ये रिटेनिंग वॉल इस सॉइल को रिटेन करके रखेगी, इधर रोक के रखेगी। ये रिटेनिंग वॉल इस सॉइल को इधर रोक कर रखेगी। तो लेकिन जब ये रिटेनिंग वॉल इस सॉइल को इधर रोक कर रख रही है तो हो क्या रहा है, ये रिटेनिंग वॉल इस सॉइल के ऊपर क्या कर रही है, प्रेशर डेवलप करवा रही है। आप समझो यहां से, ये सॉइल नीचे आना चाहती है लेकिन रिटेनिंग वॉल उसे नीचे नहीं आने दे रही। सॉइल चाह रही है नीचे है और रिटेनिंग वॉल नीचे नहीं आने दे रही है, तो क्या होगा, सॉइल नीचे आने के लिए प्रेशर लगाएगी उस पर, लेकिन वो उसको आने नहीं दे रही है, वो उसको रोक के रख रही है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई ये जो प्रेशर लगा रही है ना इस सॉइल इसके ऊपर, उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना है, उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना है, वो चीज आप यहाँ पे पता करोगे। अब एक बार आपने प्रेशर का मैग्नीट्यूड पता कर दिया ना कि कितना प्रेशर का मैग्नीट्यूड है, आप बहुत इजीली क्या कर लोगे, रिटेनिंग वॉल की डिजाइनिंग कर लोगे। कैसे, प्रेशर पता लग गया आपको कितना प्रेशर आ रहा है सॉइल की वजह से रिटेनिंग वॉल के ऊपर, तो क्या थिकनेस मुझे रिटेनिंग वॉल की रखना चाहिए वो पता लग जाएगा आपको, कितना रेनफोर्समेंट देना है रिटेनिंग वॉल के अंदर वो पता लग जाएगा आपको, क्या रेनफोर्समेंट देना है, क्या डायमीटर रखना है, क्या थिकनेस रखनी है रिटेनिंग वॉल की, वो सारी जानकारी निकाल लोगे आप। कब, अगर आपको एक बार प्रेशर पता लग जाए कि भाई प्रेशर कितना आ रहा है, तो प्रेशर आप पता करोगे कहाँ पे, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन इसकी डिजाइनिंग कहाँ पे करते हो, रेनफोर्समेंट देना, थिकनेस देनी आरसीसी में करते हो, आरसीसी में। डिजाइनिंग कहाँ पे होती है, आरसीसी में होती है। आया समझ में। रिटेनिंग वॉल अर्थ प्रेशर क्या है डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे सारे के सारे टॉपिक। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 7, स्टेबिलिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। अब वही स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स किससे रिलेट करो, अपना वही सेम एग्जांपल उठाओ जो आपको रोड की कंस्ट्रक्शन वाला दिया था ना। आप हाईवे बना रहे थे, हाईवे में आपको क्या देना पड़ा, स्लोप देना पड़ा। हाईवे में आपको क्या देना पड़ा, स्लोप देना पड़ा। इस तरह से आपने एक स्लोप ये दिया, दूसरा स्लोप आपने ये दिया, लेकिन हुआ क्या, ये स्लोप आपका पूरा का पूरा इस तरह से नीचे स्लाइड करके आ गया। ये स्लोप आपका पूरा का पूरा नीचे ऐसे स्लाइड कर आ गया। क्यों, क्योंकि स्लोप स्टेबल नहीं था। क्यों स्टेबल नहीं था स्लोप, क्योंकि आपने ये वाला एंगल बहुत ज्यादा दे रखा है, आपने ये एंगल बहुत ज्यादा दे रखा है, इसलिए स्लोप स्टेबल नहीं था, इसलिए ये दिक्कत हो गई। आया समझ में। सो हम किस तरह से कोई भी स्लोप आप दे रहे हो, स्लोप आपको बहुत जगह पे देने पड़ते हैं। स्लोप आप रेलवे में देख सकते हो, रोडवे में आप स्लोप देख सकते हो, आप डैम बना रहे हो वहां पे आप स्लोप देखोगे, आपको आपकी बिल्डिंग में स्लोप दिख जाएंगे प्रोवाइड करवाए हुए। तो कैसे हम उस स्लोप की स्टेबिलिटी को इंश्योर करवाएं, वो चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे। कितना मैक्सिमम आप स्लोप का एंगल रख सकते हो, वो चीज आप यहाँ पे देखोगे। क्यों मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लैंडस्लाइड्स होते हैं वो मॉनसून सीजन में ही होते हैं, वो आप यहाँ पे समझोगे। क्यों मैक्सिमम लैंडस्लाइड्स होते हैं वो आप यहाँ पे समझोगे, मॉनसून के सीजन में ही, वो आप यहाँ पे समझोगे। दलदल क्या होता है, दलदल, दलदल आप समझते होंगे ना, दलदल में क्यों आप अंदर धंसते चले जाते हो, क्यों आप अंदर फंसते चले जाते हो, वो आप यहाँ पे समझोगे। दलदल में क्यों आप अंदर फंसते चले जाते हो, वो आप यहाँ पे समझोगे इस सब्जेक्ट के अंदर। आया समझ में एप्लीकेशन। सो ये बेसिकली आपका सिलेबस का पार्ट हुआ इसमें कि बेसिकली आपको सिलेबस क्या क्या डिस्कस करना है। आई गेस कि मेरे ख्याल से आया होगा समझ में आप लोगों को कि भाई किस किस तरह से चीजें चलने वाली है आपकी, सिलेबस क्या रहेगा आपके पास। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस डिस्कशन। वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, सेकंड पार्ट जो आता है ना इसमें, वो आता है किसका, फाउंडेशन इंजीनियरिंग का पार्ट आता है। सेकंड पार्ट आपके पास में आएगा किसका, दैट पार्ट विल बी रिलेटेड टू द फाउंडेशन। फाउंडेशन, अब क्या होगा, आप जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, ग्राउंड से ऊपर का आपका जो भी पार्ट है उसको बोलते हो सुपर स्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल से ऊपर का जो भी पार्ट है उसको बोलते हो सुपर स्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल से नीचे का जो भी पार्ट है उसको बोलते हो सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर का जो भी लोड है वो ट्रांसफर होगा किस पे, सब स्ट्रक्चर पे, फाउंडेशन पे ट्रांसफर होगा। एंड फाउंडेशन से वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। फाउंडेशन आपकी अलग अलग तरह की फाउंडेशन आपको देनी पड़ती है। फाउंडेशन में होता है बेसिकली आपका दो तरह का डिस्कशन, वन विल बी व्हाट, शैलो, शैलो फाउंडेशन, एंड सेकंड विल बी व्हाट, डीप, डीप फाउंडेशन। अब सो फाउंडेशन हमें किस तरह की देनी है, शैलो फाउंडेशन देनी है फिर डीप फाउंडेशन देनी है, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल जो कि किसी स्ट्रक्चर के नीचे प्रेजेंट है। अगर लेट अस सपोज आपको ग्राउंड के नीचे एक किसी बहुत कम डेप्थ पर ही, एक किसी बहुत कम डेप्थ पर ही बहुत अच्छी खासी लोड कैरिंग करने वाली सॉइल मिल गई, बहुत अच्छी खासी लोड कैरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल मिल गई सपोज आपको, तो वहां पे आप शैलो फाउंडेशन दे सकते हो। फाउंडेशन शैलो देनी है या फिर डीप देनी है, दो फैक्टर पे मेनली डिपेंड करता है। पहला बात, स्ट्रक्चर का लोड कितना है, कितना लोड उसके ऊपर आने वाला है। अगर मान लो स्ट्रक्चर का लोड बहुत बहुत हैवी है
इन दैट केस आप शैलो फाउंडेशन नहीं दे पाओगे। अगर सपोज करो बहुत कम डेप्थ पर ही आपको बहुत अच्छी खासी लोड कैरिंग कैपेसिटी वाली फाउंडेशन मिल गई, या फिर बहुत अच्छी खासी लोड कैरिंग कैपेसिटी वाली आपको सॉइल मिल गई, उस केस में आप किसके लिए जा सकते हो? शैलो फाउंडेशन के लिए जा सकते हो। तो शैलो फाउंडेशन आप दो केस में प्रीफर करोगे। पहली बात तो जब ऊपर से जो लोड आ रहा है ना वो लोड बहुत कम है, जब ऊपर से जो लोड आने वाला है उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तब आप शैलो के लिए जा सकते हो। अगर सपोज आपको बहुत कम डेप्थ पे ग्राउंड के नीचे बहुत हार्ड अच्छी खासी लोड कैरिंग कैपेसिटी वाली कोई सॉइल स्ट्रेटा मिल जाए तब भी आप शैलो के लिए जा सकते हो। बट अगर सपोज लोड की इंटेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा है, कोई बहुत मेजर कंस्ट्रक्शन आप कर रहे थे, उस केस में आप शैलो फाउंडेशन के लिए नहीं जाओगे। किसके लिए जाओगे? डीप के लिए जाओगे, डीप के लिए, डीप के लिए जाओगे। अगर सपोज ग्राउंड के नीचे कम डेप्थ पर आपको हार्ड सॉइल लोड कैरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल नहीं मिल पाई, तब भी किसके लिए जाओगे? डीप के लिए जाओगे। तो आया समझ में? डीप कब देंगे? जब लोड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, जब कम डेप्थ पर लोड कैरिंग अच्छी खासी लोड कैरी करने वाली सॉइल अवेलेबल नहीं है तब भी डीप के लिए जाएंगे। तो ये दो आपके बेसिकली चैप्टर रहेंगे सॉइल मैकेनिक्स में, जो फाउंडेशन का पार्ट रहेगा। ये दो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, शैलो फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है, डीप फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है। सो दिस इज अबाउट द फाउंडेशन पार्ट। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस आता है कि क्या क्या सिलेबस आपके पास में रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। अब मुझे सिलेबस का डिस्कस मैं आपसे कर चुका हूँ, वेटेज मैंने डिस्कस कर दी है, इंपॉर्टेंस मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, पूरा का पूरा आपके पास एक ओवरव्यू आ चुका है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। अब जाके मैं आऊंगा सब्जेक्ट के ऊपर टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पे। अब मुझे बताओ एक बार, सब लोग कंफर्म करो, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है तो बताओ, बाकी फिर अपना सब्जेक्ट शुरू करते हैं। बताइए जरा, सब लोग एक बार कंफर्म कर दो, सब लोग कंफर्म करो, जहां तक बताओ। मैसेजेस काफी कम लोगों के आ रहे हैं। जहां तक सबको क्लियर है ना, आई थिंक एक फीलिंग आई होगी सब्जेक्ट के बारे में, एक फीलिंग आई होगी ना कि हाँ क्या करने जा रहे हैं हम। फीलिंग आई या नहीं आई? बताओ तो एक बार। हाँ बताओ कि फीलिंग आई या नहीं आई सब्जेक्ट के बारे में कि क्या करने जा रहे हैं हम। डायरेक्टली आती मैंने आपसे डायरेक्टली टेक्निकल चीजें नहीं शुरू कर दी, पूरा का पूरा इसके बारे में एक बेसिक बताया है। अब मैं आपको बताऊं ना, बहुत से लोगों का देखा है कि बीटेक खत्म हो जाता है, सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, अगर मैं उनसे ये पूछ लूं कि सॉइल में टॉपिक बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, वो नहीं बता पाते। टॉपिक नहीं बता पाते हैं बच्चे, क्योंकि पढ़ा नहीं होता, टॉपिक ही नहीं बता पाते हैं। तो पूरे टॉपिक आपको पता लग गए, क्या जरूरत है, इंपोर्टेंस क्या है, वो सारी जानकारी आपके पास आ गई। जरूरी क्यों था? आपसे कल कोई भी पूछेगा, कोई डेली डे टू डे लाइफ में आपसे पर्सन पूछ ले भाई ये सॉइल मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग, आप बता दोगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंटरव्यू में आप जाओगे कल की डेट में, आपसे वो पूछेगा कि भाई क्यों पढ़ना पड़ता है सॉइल मैकेनिक्स, आप बताओगे ना, वहाँ पे इंटरेक्शन करना है आपको किसी के साथ में कि भाई सॉइल इसलिए जरूरी है, तो बता दोगे सारी की सारी चीजें इसलिए लेके चलनी पड़ती हैं सारी चीजें साथ में। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं अपना आगे। ये तो जस्ट कुछ बेसिक पॉइंट थे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो सर, ओके। सो द नेक्स्ट इज, अब देखिएगा जरा, मैं आपसे कुछ बेसिक पॉइंट आज डिस्कस कर रहा हूँ, और एक बात आप मेरे दिमाग में रख लीजिए, स्टार्टिंग के जो 2-3 क्लासेस रहेंगी ना सॉइल के अंदर, स्टार्टिंग की सॉइल की जो शुरू की 2-3 क्लासेस रहेंगी, ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट का बेस तैयार कर देती है। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं शुरू की 2-3 क्लास छोड़ दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। स्टार्टिंग की शुरू की 2-3 क्लासेस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मिस करी ना तो मैं आपको बता दे रहा हूँ नहीं समझ पाओगे सब्जेक्ट आगे की चीजें, समझोगे तो दिक्कत आएंगी बहुत ज्यादा, बहुत बहुत लिंक होके चलने वाली है सारी की सारी चीजें। और ये लिंक वाला चीज ना आज से ही शुरू हो जाएगा। जो चीजें मैं आज डिस्कस करूंगा वो आपको कल अप्लाई करनी है, जो मैं कल डिस्कस करूंगा वो आपको परसों अप्लाई करना है, जो मैं परसों डिस्कस करूंगा वो आपको नेक्स्ट डे पे अप्लाई करना है। ऐसा चलने वाला है यहाँ पे, आप खुद से खुद फील कर जाओगे ये चीज कि हाँ लिंक है पूरा का पूरा सब्जेक्ट। तो मैं सबसे पहले आपसे कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करता हूँ, जस्ट बेसिक पॉइंट है बिल्कुल एकदम, उसी से आपका सॉइल का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जस्ट, आप मुझे ये बताओ, मैं दो चीजें लेके चलता हूँ। लेट अस सपोज आपसे मैंने ये पूछा कि भाई कोई चीज लूज कंडीशन में है, कोई चीज लूज कंडीशन में है, और दूसरा मैंने आपसे ये पूछा कि कोई चीज आपकी डेंस कंडीशन में है। जस्ट मैंने जनरल वर्ड उठाया, आप कहते हो कि भाई बहुत लूज स्टेट में प्रेजेंट है, दूसरा आप कहते हो कि बहुत डेंस स्टेट में प्रेजेंट है। मैंने आपसे जस्ट जनरल वर्ड उठाया, आप कहते हो बहुत लूज स्टेट में है या फिर बहुत डेंस स्टेट में है। क्या कोई मुझे इनका मीनिंग बताएगा कि भाई
हम ये जो कहते हैं ना कि लूज स्टेट में या फिर डेंस स्टेट में, इसका मतलब क्या होता है? क्या कोई बताएगा कि लूज स्टेट का मतलब क्या होता है? किस चीज का लूज का मतलब क्या होता है? कि आप बोल रहे हो कि बहुत लूज स्टेट में, इसका मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताना है कि लूज बोलने का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है लूज का। मैंने कहा कि बहुत लूज स्टेट में है, क्या मतलब है लूज स्टेट का? वॉइड ज्यादा है, पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है, बिल्कुल। हिमांशु, अभी तक हम वॉइड पे आए नहीं है, अभी तक हमें यही नहीं पता कि वॉइड होते क्या है। हिमांशु, अभी तक तो यही नहीं पता ना वॉइड होते क्या है, तो वॉइड के बारे में कैसे कमेंट कर सकते हैं? वॉइड तो पता ही नहीं अभी क्या है। सिंपल मीनिंग क्या है, आपने बिल्कुल सही बताया कि भाई लूज बोलने का मतलब क्या होता है ना, कि पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, इस तरह की कंडीशन है कुछ, कंडीशन है कुछ इस तरह की कंडीशन है। अब यहां से आपकी चीजें शुरू होती हैं, समझते चलना बस ध्यान से, समझते चलना ध्यान से। ये लूज कंडीशन का मतलब होता है कि भाई पार्टिकल के बीच में दूरी है, पार्टिकल बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे बैठा है तो वो वहां पे बैठा हुआ है, ये यहाँ पे बैठा है तो ये यहाँ पे बैठा है, लड़ाई हो रखी है सबके बीच में, दूर दूर है, बात नहीं कर रहा कोई भी एक दूसरे से, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पे, कितनी दूर दूर बैठे हुए हैं सब लोग। दूसरा मैंने आपसे पूछा डेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेंस? डेंस स्टेट में है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डेंस स्टेट में है, क्या मतलब है डेंस स्टेट बोलने का? डेंस बोलने का मतलब क्या होता है? डेंस का मतलब, डेंस मीन्स ऑल पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज, स्पेस कम है, बस सिंपलेस्ट बिल्कुल एकदम, गैप कम है, पार्टिकल पास पास है, सिंपल, बस ये चीजें आपको पकड़ के चलनी है। गैप क्या है? पार्टिकल के बीच में कम है, गैप क्या है? पार्टिकल के बीच में कम है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे था, तो दूसरा यहाँ पर है, पास पास है, बहुत ज्यादा पास पास है, बहुत पास पास है सब लोग। बस ये शुरू के पकड़ते, बिल्कुल पकड़ते चलना इन चीजों को, 2-3 दिन की चीजें हैं बस ये 2-3 दिन का डिस्कशन आपका पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स का बेस तैयार करा देगा। तो मैंने आपसे क्या बोला कि लूज स्टेट में है फिर डेंस स्टेट में, आपने बिल्कुल सही बताया है कि लूज बोलने का मतलब होता है सर कि पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है, तो चलो यहाँ पे स्पेस ज्यादा है तो दिखा देते हैं कि भाई देखो स्पेस कितना ज्यादा स्पेस है, स्पेस आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, स्पेस बहुत ज्यादा स्पेस है, ये बहुत ज्यादा स्पेस है, देखो सर कितना ज्यादा स्पेस है, कितना ज्यादा स्पेस है सर, देखो तो बहुत ज्यादा स्पेस है, स्पेस क्या है? बहुत ज्यादा है, तो स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है? बहुत हाई है। इधर क्या है? पार्टिकल्स के बीच में एम्पिटी स्पेस बोलना सही रहेगा, एम्पिटी, अच्छा इसको एम्पिटी मत बोलो, इसको क्या बोलो? सिंपल स्पेस ही बोलो। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है? स्पेस बहुत कम है, पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम है, स्पेस क्या है? बहुत ज्यादा स्पेस है। अब यहाँ पे ये बताना, इस पे कमेंट करो, इधर स्पेस बहुत कम है डेंस वाले साइड पे, इधर स्पेस बहुत ज्यादा है लूज वाले साइड पे। डेंस वाले साइड पे अगर स्पेस बहुत ज्यादा कम है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डेंस वाले साइड पे एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को अपने साथ बहुत हाई फोर्स के साथ पकड़ा हुआ है, एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को अपने साथ में बहुत हाई फोर्स के साथ में पकड़ा हुआ है। दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस हैं वो कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल पास पास है, मतलब दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्सेस कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे या नहीं होंगे? बताइए जरा। ये जो डेंस है, पार्टिकल पास पास है, पास पास क्यों है? गैप कम क्यों है इनके बीच में? स्पेस कम क्यों है इनके बीच में? स्पेस कम इसलिए है क्योंकि हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए गैप कम है। हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए स्पेस कम है, इसीलिए गैप क्या है? गैप कम है, इसीलिए गैप कम है। अब मैंने इस साइड पे आपसे ये पूछा, सर ये लूज स्टेट में प्रेजेंट है, सर ये लूज स्टेट में प्रेजेंट है, तो इधर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहेंगे? इधर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बताओ तो कैसे रहेंगे? इधर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होंगे? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बताओ ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होंगे? इधर वीक होंगे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होंगे? वीक, वीक, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए ना? डेंस, स्पेस कम है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, गैप कम रहेगा। लूज, स्पेस ज्यादा है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। डेंस, पार्टिकल बहुत पास पास है, पार्टिकल बहुत पास पास है, हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, स्पेस इधर लूज पे आए, लूज पे स्पेस ज्यादा है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब समझिए बात को,
ये जो आपने बोला ना कि सर डेंस कंडीशन में है, स्पेस कम है, हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसके लिए मैं आपको एक टेक्निकल वर्ड अभी के लिए बता रहा हूँ, बाद में उसको डिफाइन करेंगे। अभी जस्ट एक अपने माइंड में एक टेक्निकल वर्ड मैं आपके पास में यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, उसको डिफाइन मैं आगे करूंगा, जस्ट आप समझ लीजिए अभी इसको। ये कह सकते हैं कि सर ये हाईली कॉन्सोलिडेटेड स्टेट में है, ये हाईली कॉन्सोलिडेटेड स्टेट में है, हाईली कॉन्सोलिडेटेड स्टेट में है सर, ये हाईली कॉन्सोलिडेटेड स्टेट में ये प्रेजेंट है। अब क्या मतलब है इसका वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी के लिए जस्ट आप इतना याद रखो कि कॉन्सोलिडेटेड स्टेट, हाईली कॉन्सोलिडेटेड स्टेट बोलने का मतलब है कि सर ये डेंस स्टेट में है, बस अभी के लिए जस्ट इतना याद रखिए। अगर इधर बात करोगे ना, गैप ज्यादा है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो इधर के लिए क्या बोल सकते हो सर, अनकॉन्सोलिडेटेड स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है, अनकॉन्सोलिडेटेड स्टेट में प्रेजेंट है सर, ये अनकॉन्सोलिडेटेड स्टेट में है। अभी के लिए जस्ट इतना याद रखो कि सर अनकॉन्सोलिडेटेड बोलने का मतलब क्या होता है, अनकंसोलिडेटेड बोलने का मतलब होता है सर कि लूज स्टेट में है, जस्ट अभी इतना याद रखिए, आगे क्लियर हो जाएगी चीज। डेंस का मतलब क्या है, स्पेस कम, हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिलेंगे आपको देखने को, पार्टिकल पास पास रहेंगे, गैप बहुत कम होगा, क्यों, हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में। लूज, लूज का मतलब स्पेस ज्यादा है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अनकंसोलिडेटेड स्टेट में चीज प्रेजेंट है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक थे इसलिए पार्टिकल दूर दूर प्रेजेंट है। यहाँ तक की बेसिक कहानी आपको समझ में आई। अब ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस करे ना, 2-4 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी सॉइल मैकेनिक्स में मैं आपको इनको लगाकर दिखा दूंगा। पूरी सॉइल में आपको ये जस्ट 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पकड़कर चलना है, सारे के सारे टॉपिक आपके इसी कवर हो जाएंगे, सारे टॉपिक मैं कह के चल रहा हूँ आपको। यहाँ तक आपको समझ में आया ना, चलिए अब आगे चलते हैं। लूज आया समझ में, डेंस आया समझ में, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे सॉइल मैकेनिक्स बेसिकली डिस्कस करना चाहता हूँ। सॉइल मैकेनिक्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सॉइल के बारे में। ठीक है सर, सबसे पहले हम सॉइल मैकेनिक्स में आने से पहले समझते हैं किसको, सॉइल को समझते हैं कि भाई सॉइल क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल, इसके बारे में समझते हैं हम सबसे पहले। बट मैं आपको क्या बताऊंगा, पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉइल, लेकिन सॉइल को समझने से पहले, सॉइल को समझने से पहले आ रहे हैं किसके ऊपर, रॉक्स के ऊपर। समझिएगा बात को, मुझे पढ़ाना क्या है आपको, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाना। तो सॉइल मैकेनिक्स में क्या आता है सर, सॉइल आता है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉइल लिख दिया, बताओ सर क्या होता है सॉइल। मैं पहले सॉइल नहीं बताऊंगा, पहले मैं क्या बताऊंगा, मैं पहले बताऊंगा कि रॉक्स क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉक, और रॉक से सॉइल कैसे फॉर्म होता है, वो चीज हम पहले समझेंगे। तो सॉइल को बताने से पहले, सॉइल को समझाने से पहले मैं किसको बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ रॉक के बारे में थोड़ा सा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ रॉक के बारे में। क्या कोई बता सकता है, क्या कोई बता सकता है कि सर मीनिंग क्या होता है रॉक का, क्या मतलब होता है रोक, रोक्स हम किसको बोलते हैं, क्या मतलब होता है रोक्स का, बताइए रोक का मतलब क्या होता है, रोक क्या होती है, हिंदी मत बताना, मैं आपसे थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, हिंदी नहीं पूछ रहा हूँ। हिंदी मत बताना कि सर ये डेफिनेशन होती है, ये मीनिंग होता है रोक का, हिंदी मत बताना, टेक्निकल बताओ थोड़ा सा। डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स होते हैं, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल तो नहीं होते, आपने तो उल्टा बोल दिया। देखो समझो बात को, रो के बारे में हम बात करें ना, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स कनेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव, यस करेक्ट, एग्जैक्टली। अब समझो बात को, होता क्या है आपके पास में, समझिए बात को, आपके पास में हम बात कर रहे हैं रोक्स के बारे में, रोक क्या होती है, उसके बाद हम आएंगे किस पे, सॉइल पर आएंगे, फिर किस पे आएंगे, सॉइल मैकेनिक्स पे आएंगे, रिवर्स ऑर्डर में लेके चल रहे हैं। देखो क्या होता है ना, आपके पास में होते हैं बहुत सारे रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं आपके पास, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं। अब बहुत सारे रॉक फॉर्मिंग मिनरल होते हैं आपके पास में, अलग अलग तरह के बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। कौन कौन से मिनरल होते हैं, किस मिनरल से कौन सी रॉक आपकी बनती है, वो सब आपका पार्ट होता है किसका, बिल्डिंग मटेरियल का वो पार्ट है। बिल्डिंग मटेरियल में आप एक टॉपिक पढ़ते हो क्या, स्टोन्स, वहां पे इसके बारे में डिस्कस करा जाता है। बट जस्ट यहाँ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि बहुत सारे आपके पास में मिनरल होते हैं, रॉक फॉर्मिंग मिनरल होते हैं अलग अलग तरह के। अब वो क्या करते हैं ना, वो मिनरल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, वो मिनरल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। वो जो मिनरल्स है ना, अलग अलग तरह के जो आपके मिनरल्स हैं, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अब एक और बात, जुड़ना, मैंने क्या वर्ड यूज करा यहाँ पे, जुड़ना। जुड़ना के लिए टेक्निकल वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ क्या, एग्रीगेशन होना। जोड़ने का मीनिंग क्या होता है, एग्रीगेशन होना। एग्रीगेशन का मतलब एक टेक्निकल मीनिंग मैंने आपको बताया, एग्रीगेशन
एग्रीगेशन का मतलब क्या है? जोड़ना एक दूसरे से, इंटीग्रेट होना, जोड़ना, एग्रीगेट होना, एग्रीगेशन होना, जोड़ना मतलब एक दूसरे से। ये रॉक फॉर्मिंग मिनरल क्या होंगे ना, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं बाय द हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बाय द हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद ये एक डेंस मास बनाते हैं, एक हार्ड सॉलिड मास ये फॉर्म करते हैं। ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं एक हार्ड सॉलिड मास, हार्ड सॉलिड मास ये फॉर्म करते हैं। और उसी को आप क्या बोलते हो? उसी को आप बोलते हो रॉक। उसी को आप क्या बोलते हो? रॉक बोलते हो, रॉक, चट्टान। सो रॉक का मैंने क्या बताया, रॉक को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो रॉक क्या होगा? रॉक इज बेसिकली यानी हार्ड सॉलिड मास होता है, जो कैसे फॉर्म हुआ है? ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ द रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। जब रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं बाय द हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बाय द हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, किस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ में? हाई फोर्सेस, हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ में, बाय द हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ में। जब रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं बाय द हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वो एक हार्ड सॉलिड मास को फॉर्म करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ रॉक। उसको क्या बोलते हो आप? रॉक बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ रॉक बोलते हो आप उसको। आया समझ में रॉक क्या होता है? सो मुझे पहले तो ये डिफाइन करो, ये बताओ मुझे पहले रॉक के बारे में क्लियर है सबको या नहीं है? रॉक का जो मैंने आपको बताया सबको क्लियर है पॉइंट? एवरीबॉडी कमेंट प्लीज कि रॉक का मतलब क्या है। रॉक फॉर्मिंग मिनरल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ में, और वो एक हार्ड सॉलिड मास फॉर्म करते हैं, उसको हम रॉक बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रॉक। उसको हम रॉक बोलते हैं। बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ चीजों को, डायरेक्टली स्किप नहीं करेंगे कोई भी चीज, बिल्कुल से हर एक बेसिक से लेके चलेंगे, पूरा बेस हमें क्लियर होना चाहिए। और ये 3-4 दिन का आपका जो डिस्कशन है वो पूरा बेस तैयार कर देगा आपकी पूरी सॉइल का। देखो समझो बात। तो मैंने रोक को आपको डिफाइन करा, रोक के बारे में बताया आपको कि मतलब क्या होता है रोक का। अब समझिएगा बात को। यहाँ पे होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज कोई मैंने एक रोक कंसिडर कर रखी है, आई हैव कंसिडर्ड अ रोक हियर। एक रोक मैंने यहाँ पे आपके साथ में कंसिडर कर रखी है, रोक। ये क्या है? एक रोक है आपके पास, रोक। रोक डिफाइन कर लिया हमने। रोक बेसिकली क्या है? एग्रीगेशन ऑफ द रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। रॉक फॉर्मिंग मिनरल एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ में, हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसको आप रोक बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ रॉक्स। अब होता क्या है ना, आप कोई भी रोक कंसिडर कर लो, अर्थ के सरफेस पे बहुत सारी रोक्स अवेलेबल है, बहुत सारे पहाड़ अवेलेबल है ना, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो रोक तो आपको समझ में आया। अब होगा क्या, इस रोक के सरफेस पे, ये जो रोक था ना, ये मैंने एक रोक यहाँ पे बनाकर दिखाया हुआ है। इस रोक के सरफेस पे क्या होता है? इस रोक के सरफेस पे होता है वेदरिंग। रोक के सरफेस पे क्या होता है? टेक्निकल वर्ड आ रहा है, वेदरिंग होता है रोक के सरफेस पे, वेदरिंग। वेदरिंग बोल दो, डिसइंटीग्रेशन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो जो मन करे। वेदरिंग भी बोल सकते हैं या फिर डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। वेदरिंग का मतलब या फिर डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? टूटना। इस रोक के सरफेस पे क्या होता है? वेदरिंग होती है। इस रोक के सरफेस का डिसइंटीग्रेशन होता है। ये रोक का सरफेस टूटता है छोटे छोटे पार्ट्स में। क्यों टूटता है? क्यों टूटता है? क्यों टूटेगा? बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजन है इसके वेदरिंग होने के। इसके ऊपर से सपोज करो रोक है, रोक के ऊपर से क्या आ रहा है? वाटर आ रहा है नीचे फ्लो करके। एग्जाम्पल ले लिया, वाटर नीचे फ्लो करके आ रहा है। सपोज करो विंड, बहुत हाई वेलोसिटी पे विंड जा रही है, बहुत हाई वेलोसिटी पे क्या जा रही है? विंड जा रही है। ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर्स के ऊपर मेल्ट कर गए, पानी आएगा नीचे, पानी आएगा, वो भी रीजन है। अर्थक्वेक आ गया बहुत हाई मैग्नीट्यूड का, वो भी रीजन है। कोई किसी तरह की केमिकल रिएक्शन हो गई सरफेस पे, इसके सरफेस पे केमिकल रिएक्शन हो गई, इसकी वजह से भी ये टूट जाएगा, इसकी वजह से भी ये टूट जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में। आया समझ में? टूट जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में। क्लियर है? तो रोक के बारे में क्या था? हार्ड मास है, हार्ड सॉलिड मास है। रॉक फॉर्मिंग मिनरल जुड़े एक दूसरे के साथ, एग्रीगेट हुए हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ में। क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी? एक और मैं चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, रोक्स के अंदर, रोक्स के अंदर अगर आप मुझे बताओ जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस, स्पेस ज्यादा होगा कम होगा? बताइए। रॉक्स के जो पार्टिकल्स हैं, मिनरल्स जो हैं, उनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा कम होगा? बताओ। स्पेस ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा, बिल्कुल कम होगा, है ना। स्पेस क्या होगा यहाँ पे? कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं? बहुत हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई है, इसीलिए स्पेस क्या रहेगा? इसीलिए स्पेस कम रहेगा। किसके केस में? रोक के केस में। रोक के केस में बताया मैंने ऐसा। रोक के केस में स्पेस बहुत कम रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा, मान सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्या बताया? रोक के सरफेस पे क्या हुआ? वेदरिंग हुआ। रोक के सरफेस का डिसइंटीग्रेशन हुआ। रोक का सरफेस टूटा छोटे छोटे पार्ट्स में। क्यों टूटता है? बहुत सारे रीजन होते हैं, आगे डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे रीजंस को, क्या क्या रीजन हो सकते हैं।
रीजन हो सकता है आपका वाटर, वाटर एक रीजन हो सकता है, विंड रीजन हो सकता है, विंड, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक रीजन हो सकता है, ग्लेशियर्स का मेल्ट करना रीजन हो सकता है, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन होगा ये भी रीजन हो सकता है, ये भी तो रीजन हो सकता है ना। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा आगे रीजन ना, सब डिटेलिंग में लिखवा दूंगा, यहाँ पे जस्ट अभी समझो बात को आराम से। तो ये क्या हुआ, रॉक का सरफेस टूटा छोटे छोटे पार्टिकल में। अब एक बात बताओ, जब रॉक का सरफेस छोटे छोटे पार्ट में टूटने लगा, ये डिसइंटीग्रेट होने लग गया, क्यों? बहुत सारे रीजन की वजह से। आप खुद से समझो ना, ऊपर से फ्लो करके आ रहा है वाटर, वाटर ऊपर से नीचे फ्लो करके आ रहा है, जब वाटर ऊपर से नीचे फ्लो करके आएगा तो वो वाटर क्या करवाएगा, क्या वो इस रॉक के सरफेस को इरोड नहीं करेगा क्या? क्या इस रॉक के सरफेस को तोड़ेगा नहीं क्या? क्या वो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगाएगा क्या यहाँ पे सरफेस पे? जब फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा तो क्या ये रॉक का सरफेस टूटेगा नहीं क्या? टूटेगा या नहीं टूटेगा? रॉक का सरफेस डिसइंटीग्रेट होगा ना जब ये ऊपर से नीचे फ्लो करके आएगा, तो होगा ही नहीं होगा? बताओ जरा, ये टूटेगा ही नहीं टूटेगा इसका सरफेस? टूटेगा ना सरफेस, बिल्कुल टूटेगा। तो होगा क्या, अब मैंने ये बताया रॉक का सरफेस टूट चुका है, रॉक का सरफेस टूट चुका है, रॉक का सरफेस टूटा, इसको हमने टेक्निकली क्या बोल दिया, डिसइंटीग्रेशन हो गया है, वेदरिंग हो गई है इसके सरफेस की। तो सरफेस टूटने का मतलब क्या है? सरफेस टूटने का मतलब है कि जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थे ना, सरफेस टूटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, कम हो गया? सरफेस के टूटने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में जो था पहले, अब वो कम हो गया, ज्यादा हो गया? बताओ, सरफेस टूटने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, कम हो गया? लेस हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हुआ, पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, पास पास आ जाएंगे? बताओ तो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, पास पास आ जाएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, पास पास आ जाएंगे? दूर चले जाएंगे। पार्टिकल दूर चले गए, पार्टिकल कहाँ चले गए? दूर दूर चले गए पार्टिकल, पार्टिकल चले गए दूर दूर, ये दूर दूर हो गए पार्टिकल सब। देखो गैप आ गया इनके बीच में, इनके बीच में क्या आ गया है? गैप आ चुका है, गैप आ चुका है ना, इनके बीच में क्या आ गया है? गैप क्रिएट हो चुका है, ये गैप क्रिएट हो चुका। अब ये जो देखो मैंने यहाँ पे, अब समझना, एक अब आपकी सॉइल आने वाली है, इस वाले पार्ट को समझो, बस इस वाले पार्ट को देखो, सिर्फ ये जो पार्ट है ना, सिर्फ इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को उठाओ। ये जो पार्ट है, ये पार्ट एक्चुअली में है कौन सा पार्ट? ये पार्ट है डिसइंटीग्रेटेड पार्ट। ये वो पार्ट है जो रॉक का टूटा हुआ पार्ट जो था ना, ये वही तो है। इट इज एक्चुअली द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक, दिस इज एक्चुअली द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक। रॉक का जो टूटा हुआ पार्ट है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो पार्ट आपके पास बच रहा है, दैट इज द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट। और ये जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट होता है ना, ये जो डिसइंटीग्रेटेड जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द सॉइल। इसी को क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द सॉइल। बताओ आया नहीं आया समझ में? इसी डिसइंटीग्रेटेड पार्ट को क्या कहते हैं? हम सॉइल कहते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से रॉक के बारे में समझ में आया, सॉइल के बारे में समझ में आया। सॉइल क्या होती है? सॉइल इज एक्चुअली द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक। एक रॉक के टूटने के बाद, रॉक की वेदरिंग होने के बाद जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट बचता है उसी को सॉइल कहते हैं। एक रॉक क्यों टूटती है? रॉक टूटती है बिकॉज ऑफ द वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग के बहुत सारे कारण होते हैं, विंड होता है, वाटर होता है, अर्थक्वेक होता है, ग्रेविटी होता है, ग्लेशियर्स होता है, इन सब की वजह से टूटती है। रॉक टूटा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए, पार्टिकल दूर दूर चले गए, गैप क्रिएट हो गया, दैट डिसइंटीग्रेटेड पार्ट इज कॉल्ड एज द सॉइल। उसको सॉइल बोलते हैं। सॉइल कैसे बनी, फॉर्मेशन कैसे हुआ, आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे बताओ सॉइल क्लियर है या नहीं? सॉइल कैसे बनी, क्या होती है सॉइल? सिंपल डेफिनेशन, disintegrated part of rocks is called as the soil. Disintegrated part of the rocks is called as the soil. Just comment please. बताइए सबको क्लियर है नहीं है? ये बहुत बेसिक डिस्कशन होने, बहुत बेसिक डिस्कशन है। जस्ट आज और कल में, परसों में, 2-3 दिन में आपका बहुत अच्छे से बेस तैयार हो जाएगा सब्जेक्ट का। सो क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड एज द सॉइल। चलिए, यहां तक क्लियर है सबको? अब मेरी बात समझो, बहुत अच्छे से क्लियर है सर। अब समझो बात को, क्या हुआ? ये जो मैंने यहाँ पे पार्ट दिखाया ना आपको, डिसइंटीग्रेटेड पार्ट जो है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन की वजह से स्टोन भी तो पूजा, उन स्टोन्स को ही सॉइल बोलते हैं। वो स्टोन्स भी सॉइल की ही कैटेगरी होते हैं, बस उनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। ठीक है, रॉक्स भी, सॉरी स्टोन्स भी सॉइल की ही कैटेगरी होते हैं, बस उनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, और कोई फर्क नहीं है। आगे डिस्कस करेंगे। बहुत बड़े बड़े साइज के जो पत्थर होते हैं ना, वो भी सॉइल ही हैं आपके, जिनको आप बोल्डर्स, कोबल्स बोलते हो ना, वो सब। चलिए, अब ये जो यहाँ पे आपका ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है, इस डिसइंटीग्रेटेड पार्ट को मैं आपको नए पेज पे, नेक्स्ट पेज पे बनाकर दिखा रहा हूँ। इस डिसइंटीग्रेटेड पार्ट को मैं नेक्स्ट पेज पर बनाकर दिखा रहा हूँ। देखो समझो बात। तो क्या था डिसइंटीग्रेटेड पार्ट?
ये डिसइंटीग्रेटेड पार्ट था ना, दैट वाज द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट, जिसको आपने क्या बोला, इसको आपने कहा सॉइल। दिस डिसइंटीग्रेटेड पार्ट, दिस डिसइंटीग्रेटेड पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। ये सॉइल है। अब मुझे ये देखो, ये बताओ इस सॉइल में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, इस मास को देखना जस्ट, ये जो इतना पार्ट है ना, इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, जस्ट इतना बता दो आप मुझे, इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इतने पार्ट में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको इस पार्ट के अंदर, बताइए क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे इस पार्ट के अंदर, बोलो इस पार्ट में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिख रहा है बताओ, क्या दिख रहा है, पार्टिकल्स एंड गैप, यस करेक्ट, बिल्कुल। सॉइल एंड एयर, फिर से आपने गड़बड़ बात कर दी है शायद, देखो क्या गड़बड़ करी है आपको इस पार्ट के अंदर ना, इस पार्ट के अंदर हमें एक तो ये सॉलिड्स दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज द सॉलिड्स, इनको सॉलिड्स बोलते हैं, ये सॉलिड्स हैं। और उन सॉलिड्स के बीच में ये कुछ स्पेस है, ये कुछ खाली स्पेस है, ये चीज दिखाई दे रही है। क्या क्या दिख रहा है, एक तो ये सॉलिड दिखाई दे रहा है और ये खाली स्पेस दिखाई दे रही है, ये जो है ना यहाँ पे, ये खाली स्पेस दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये खाली स्पेस दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इस पूरे के पूरे मास को आपने क्या कहा था, इस पूरे के पूरे मास को आपने सॉइल कहा था। तो मैं आपसे ये पूछूं, अगर एक सॉइल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक सॉइल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, इस पूरे मास को सॉइल बोला था आपने, अब आपने देखा इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको, सॉलिड दिख रहे हैं, ये स्पेस दिखाई दे रहा है, तो मतलब सॉइल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या आपको सॉइल में दिखाई दे रहा है बताओ, सॉइल में आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही हैं, सॉलिड्स, सॉलिड्स दिख रहे हैं प्लस स्पेस दिखाई दे रहा है, सॉलिड्स दिख रहे हैं प्लस ये स्पेस दिखाई दे रहा है, सॉलिड्स एंड स्पेस। तो ये आपका यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या। अब एक और चीज, ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है, इसको आगे से हम टेक्निकली क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वॉइड्स, इसको हम कहेंगे आगे से टेक्निकली क्या, वॉइड्स या फिर पोर्स, या फिर पोर्स बोल दो या फिर वॉइड्स बोल दो। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि सर सॉइल में मुझे क्या क्या दिख रहा है, सॉइल में आपको हमेशा सॉलिड दिखाई देगा प्लस वॉइड दिखाई देंगे, और ये एक हमेशा के लिए आपके पास में एक सॉइल का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, कि हमेशा आप किसी भी सॉइल की बात करोगे, कोई भी सॉइल होगी, कोई भी सॉइल मास होगा, हमेशा उसमें आपको ये दो चीजें दिखाई देंगी, सॉलिड दिखाई देंगे, वॉइड दिखाई देंगे। अगर दोनों में से एक भी चीज मिस हो गई ना, तो आप उसको सॉइल नहीं बोल पाओगे, ये बात दिमाग में रखना। सॉइल होगी, सॉइल में हमेशा दो चीज दिखेंगी, सॉलिड भी होंगे, वॉइड भी होंगे, अगर दोनों में से एक भी चीज मिस हो गई तो आप उसको सॉइल नहीं बोल पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा दो चीजें होंगी सॉइल में, सॉलिड होंगे, वॉइड होंगे, एक भी चीज मिस हो गई तो आप उसको सॉइल नहीं बोल पाओगे, ठीक है, सॉइल नहीं बोल पाओगे। सॉलिड्स, ये जो पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल को क्या बोलते हैं, सॉइल सॉलिड्स कहेंगे। ये जो पार्टिकल हैं आपके पास में, इनको हम कहेंगे सॉइल सॉलिड्स। एंड इन सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो गैप है, ये वाले गैप की बात कर रहा हूँ, ये जो खाली जगह इनके बीच में प्रेजेंट है ना, इनके बीच में जो गैप है, इस गैप को क्या कहेंगे, इस गैप को कहेंगे वॉइड्स। सो वॉइड आगे से अगर पूछेगा कोई कि वॉइड का क्या मतलब होता है, वॉइड है बेसिकली क्या, सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह होती है उसको वॉइड कहते हैं। बस एक छोटी सी डेफिनेशन, कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, सिंपल क्या बोलना है, सर वॉइड क्या होते हैं, सर जो सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह होती है उसको वॉइड कहते हैं। बस सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो जगह होती है उनको वॉइड कहते हैं। सॉइल हमेशा दो चीज रखेगी अपने पास में, सॉलिड होंगे उसके पास में, वॉइड जरूर होंगे। अगर सॉलिड या वॉइड में से एक भी चीज मिस हो गई तो आप उसको सॉइल नहीं बोल पाओगे। वॉइड क्या है, इन सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो खाली गैप है, खाली जगह है, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वॉइड। सॉलिड के बीच में जो खाली जगह है उसको वॉइड कहते हैं। यहाँ तक की कहानी समझ में आई या नहीं है, रॉक्स क्या है, सॉइल बनती कैसे है, वेदरिंग क्या है। सॉइल में हमेशा दो चीजें होंगी, सॉलिड होगा, वॉइड होंगे, एक भी चीज मिस हो गई तो सॉइल नहीं है वो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, गैप। सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम क्या, इसको वॉइड कहते हैं। गैप बिटवीन द सॉलिड्स इज कॉल्ड एज द वॉइड्स।
यहाँ तक की कहानी बता दीजिए सब लोग एक बार कंफर्म कर दो क्लियर है नहीं है सबको। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई आपके पास में आज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी बताइए जरा, कमेंट करके बताओ सब लोग, बोल दो। सो सबको चीज क्लियर है? ओके चलो यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है आप लोगों को सबको? यहां तक क्लियर है? ठीक है। हाँ यस, हाँ तो यहां तक क्लियर है ना? अब देखो जरा, मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है सब्जेक्ट के बारे में। सॉइल क्या है? डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक। एक रॉक का जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट होता है, रॉक के डिसइंटीग्रेशन के जो बाद बनता है आपके पास, उसको क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। सॉइल में हमेशा सॉलिड भी होंगे, उन सॉलिड के बीच में कुछ गैप होगा। हमेशा दो चीजें मिलेंगी आपको सॉलिड, सॉइल में सॉलिड मिलेंगे एंड गैप मिलेगा, वॉइड मिलेंगे। इसको सॉइल कहते हो। रॉक क्या है? एग्रीगेशन ऑफ मिनरल सिंपली। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से जुड़े होते हैं आपस में, उनका वेदरिंग होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, उस टूटे हुए पार्ट को सॉइल कहते हो। सॉलिड होंगे, स्पेस होगा, गैप होगा हमेशा बीच में। क्लियर है? यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है? तो आज के लिए देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास थी आपकी बेसिकली, स्टार्टिंग डिस्कशन था, फर्स्ट क्लास था, तो थोड़ा सा आज इसको हम यहीं पे पोस्ट कर रहे हैं, क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं। कल से इसको आगे और चीजें डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, कुछ और चीजें आगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे ओवर कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो जरा, यहाँ पे कुछ एक दो छोटे छोटे पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहली बात तो, ये जो भी मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, ये मैं जो भी यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये जो भी मैं आप पे यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इन पॉइंट्स को आप खुद से खुद लिखोगे। मतलब बोर्ड पे मैंने जो भी चीजें लिखी है ना, यहाँ पे जो छोटे छोटे डायग्राम्स ये बनाए हैं, इनको आप नोट कर लेना। इसका जो प्रॉपर रिटन मटेरियल है, इसका जो प्रॉपर रिटन मटेरियल है, सॉइल की डेफिनेशन क्या है, रॉक की डेफिनेशन क्या होती है, सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट मैं आपको कल की क्लास में लिखाऊंगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको कल लिखा दूंगा आते ही, कि रॉक की डेफिनेशन क्या है, सॉइल की डेफिनेशन क्या है, सॉइल वेदरिंग से बनती है, किस किस की वजह से वेदरिंग हो सकती है, ये सारे के सारे पॉइंट मैं आपको कल लिखा दूंगा। आज के लिए ये जो छोटे छोटे डायग्राम्स हैं समझाने के लिए मैंने जो चीजें यूज करी हैं, इनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप ऐड कर लीजिए। टेक्निकल डेफिनेशंस, प्रॉपर डेफिनेशंस मैं आपको कल लिखाऊंगा। फर्स्ट क्लास है, जस्ट आज हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था, थोड़ा सा जल्दी इसको ओवर कर रहे हैं। धीरे धीरे क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे, धीरे धीरे क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे। आज के लिए इतना ही रखना है। तो यहाँ तक कि कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको है, कोई किसी तरह का आपका कोई जनरल डाउट है क्लास को लेके कि सर कुछ रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत आ